हेलो फ्रेंड्स, ये BLI 225 की वीडियो है। इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि जितने भी फॉर्मेट्स वगैरह हो सकते हैं, जितने मतलब पॉसिबल हो सकते हैं, वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा ताकि आपको ग्रामर के लिए बहुत ज़्यादा परेशान ना होना पड़े। इस वाले सब्जेक्ट में हमारा क्या है, कुछ हद तक पार्ट ग्रामर का भी है और कुछ हद तक पार्ट कम्युनिकेशन वगैरह का भी है। ठीक है, दोनों कंबाइन है इसमें। तो अभी आपको क्या करना है, इस वीडियो को अच्छे से देखना है और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपको समझना है। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट बात मैं अगर आपको बता दूं तो यहाँ पे क्या है कि आपने अब तक जो भी एग्जाम्स वगैरह दिए हैं, ठीक है, चाहे हिंदी मीडियम से दिया हो चाहे इंग्लिश मीडियम, किसी मीडियम से दिया हो, इस वाले एग्जाम को आपको इंग्लिश मीडियम में ही देना है। इस बात को ध्यान रखना, इसमें आप मीडियम चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आपने चेंज किया तो फिर एग्जाम में गड़बड़ी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसमें इंग्लिश ग्रामर वगैरह भी आएगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला दोस्तों, यहाँ पे लेटर वगैरह आते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, एक तो जो आपने जैसे छोटी क्लासेस में जैसे 11वीं 12वीं वगैरह में लेटर वगैरह अगर किए हैं, ठीक है, तो आप उनका यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज आपको नहीं पता तो मैंने आपको एक इजी सा फॉर्मेट दिया है, इसका आप यूज़ करके इजीली लेटर वगैरह लिख सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्मेट में क्या है, पहले आपको सेंडर एड्रेस लिखना है। यानी सेंडर एड्रेस कौन होता है, आपका एड्रेस। ठीक है, यहाँ पे आप अपना एड्रेस लिखेंगे। फिर एड्रेस लिखने के बाद यहाँ पे डेट डालेंगे। डेट का फॉर्मेट क्या होता है फ्रेंड्स, देखो यहाँ पे डेट का फॉर्मेट कुछ इस टाइप से होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज की डेट जो आएगी वो है अ, जून 12। ठीक है, जून 12 है तो इस तरह लिख के कॉमा लगाएंगे। फिर ईयर लिखेंगे 2026। ठीक है, ऐसे फॉर्मेट रखना थोड़ा सही रहता है। फिर टू द, यहाँ पे क्या करना है आपको, जिसको आप लेटर लिख रहे हैं ना, उसका मतलब उसकी पोस्ट लिखनी है, डेसिग्नेशन लिखना है। जैसे प्रिंसिपल को लिख रहे हो, ठीक है, या किसी लाइब्रेरियन को किसी लिख रहे हो, मतलब जिसको भी लिख रहे हो, एग्जाम आपके दिया होगा, आप उसका वहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे एड्रेस वगैरह डाल देंगे आप उसका, जिसको आप लेटर भेज रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका, वहाँ पे जिसको आप भेज रहे हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे फिर एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट में आप किस टॉपिक पर लिख रहे हैं ये लिख देना। ठीक है, वैसे काफ़ी बच्चों को पता होगा सब कैसे लिखते हैं, बट फिर भी कोई नया बच्चा हो तो समझा रहा हूँ मैं। ठीक है, फिर यहाँ पे सर या मैडम जो भी है वो, फिर यहाँ पे आपको स्टार्टिंग करनी है, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू, मतलब जो भी एक अच्छी सी लाइन स्टार्टिंग के लिए यूज़ करनी है। मैं आपको थोड़ी मोड़ी लाइनें बता दूंगा, उसका आप यूज़ एग्जाम में करना तो एग्जाम में अच्छा रहेगा। ठीक है, आपको याद कम करना पड़ेगा। यहाँ पे एंडिंग, यहाँ पे बीच में क्या है, आपको मैटर लिखना पड़ेगा, किस चीज़ का लिए लेटर आप लिख रहे हैं, क्या करवाना है क्या नहीं, वो सारा मैटर आप यहाँ पे लिखोगे। यहाँ पे आई होप दैट यू विल कंसिडर माई रिक्वेस्ट एंड टेक नेसेसरी एक्शन एट द अर्लीस्ट। यहाँ पे ज़्यादातर कुछ भी करवाना हो ये लाइन फिक्स हो जाएगी। ठीक है, बैठ जाएगी अच्छे से। फिर थैंकिंग यू में लाइन छोड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे योर्स फेथफुली में एक लाइन छोड़ देना आप। फिर यहाँ पे नीचे आप अपना सिग्नेचर कर देना, नीचे नाम लिख देना। ठीक है, सिग्नेचर या नाम लिख देना। ठीक है, फॉर्मल लेटर की ओपनिंग लाइंस के लिए मैंने आपको कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, आप इनमें से जो लाइन आपको अच्छी लगे, ठीक है, आप वो यूज कर सकते हैं स्टार्टिंग के लिए। ठीक है, वैसे एंड की लाइन के लिए भी आप इनमें से लाइन में से कोई भी जो भी आपको सुटेबल लगे लेटर के अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ज्यादातर सभी लाइन जो आएंगी कहीं भी फिक्स बैठ जाएंगी। ठीक है, फॉर्मल लेटर की फॉर्मेट की बात करें तो यहाँ पे सेंटर एड्रेस लिखेंगे, यानी यहाँ पे आप अपना एड्रेस लिखना, फिर डेट डालना, फिर डियर, आप जिसको भी लिख रहे हैं लेटर वो लिख देना। हाँ, आपको अगर ये नहीं पता कि फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर क्या होता है, तो फॉर्मल लेटर किसी अथॉरिटी वगैरह को दिया जाता है जिससे हमें कुछ काम करवाना रहता है फॉर्मल तरीके से, मतलब। ठीक है, हर चीज़ स्ट्रक्चर वे में होगी। इनफॉर्मल में आप अपने दोस्त वगैरह, ठीक है, अपने पड़ोसी वगैरह, मतलब अपने रिलेटिव किसी वगैरह को दे रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे डियर ब्रदर सिस्टर कजन अंकल जो भी आपको लिखना है आप लिख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में जो भी आएगा, आई होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। ठीक है, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू, फिर वहाँ पे जो भी बात लिखनी है आपको, आप अपनी बात बताओ। ठीक है, सारी बातें करने के बाद लास्ट में आप लिखो, प्लीज कन्वे माई रिगार्ड एंड बेस्ट विशेष टू माई टू ऑल फैमिली मेम्बर, योर्स लविंगली, फिर अपना नाम लिख देना आप। इसकी भी कुछ ओपनिंग लाइन है मेरे पास, ये लाइन है, आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं, सब बढ़िया है। ठीक है, इनफॉर्मल लेटर की क्लोजिंग लाइन है, यहाँ पे ये आप यूज कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप यूज कर सकते हैं, या आपको लेटर आता है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन हमारा, व्हाट आर द डिफरेंट बैरियर्स टू लिसनिंग।
यानी लिसनिंग के डिफरेंट डिफरेंट बैरियर्स क्या होते हैं? एक्सप्लेन लैंग्वेज बैरियर एंड कल्चरल बैरियर। ठीक है, तो देखो दोस्तों, listening is an important part of communication. It helps a person understanding information, ideas and feeling conveyed by others। ठीक है, ये क्या आएगा? एक कम्युनिकेशन है, पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन क्या आपको बता दूं मैं, कोई भी आइडिया वगैरह होता है, ठीक है, कोई इन्फॉर्मेशन होती है, किसी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर करना कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या आएगा? इंपॉर्टेंट पार्ट है कम्युनिकेशन का लिसनिंग। ठीक है, जो कि कोई पर्सन होता है उसको समझने में, उसको अंडरस्टैंड करने में, उसकी इन्फॉर्मेशन जो आइडिया आएगा, फीलिंग है, वो उन सबको क्या करना है? समझने में हेल्प मिलती है प्रॉपर लिसनिंग से। ठीक है, लिसनिंग से इफेक्टिव लिसनिंग इंश्योर, अगर इफेक्टिव अच्छे से लिसनिंग जो रहेगी, बढ़िया लिसनिंग, उसमें क्या होता है? सक्सेसफुल कम्युनिकेशन होता है, यानी जो बात हमने जो समझाना चाहते थे उसी तरीके से हम दूसरे को अगर समझा पा रहे हैं, तो वो होता है इफेक्टिव लिसनिंग। ठीक है, इसका डिफरेंट बैरियर्स होते हैं लिसनिंग के। पहला है फिजिकल बैरियर, नाम से पता चल रहा है फिजिकल। ठीक है, दीज बैरियर्स अराइज फ्रॉम द सराउंडिंग एनवायरनमेंट एंड मेक इट डिफिकल्ट टू हियर द स्पीकर प्रॉपरली। यानी जैसे आप फॉर एग्जांपल कहीं हैं, ठीक है, आप किसी से बात कर रहे हैं, ठीक है, आप सामने कोई ट्रेन आ गई या कोई गाड़ी आ गई, ठीक है, या कोई डीजे बजा रहा है, तो क्या होगा? आपको इसकी आवाज़ प्रॉपर नहीं आएगी, तो ये फिजिकल बैरियर हो गया। ठीक है, जो कि एनवायरनमेंट में आसपास सराउंडिंग में प्रेजेंट होता है। ठीक है, एग्जांपल के लिए नॉइस एंड डिस्टर्बेंस वगैरह। पुअर अकॉस्टिक, पुअर अकॉस्टिक का मतलब क्या होता है? यहाँ अकॉस्टिक का मतलब होता है कोई साउंड। ठीक है, यानी कोई आवाज वगैरह हो सकती है। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस बिटवीन स्पीकर एंड लिसनर। ठीक है, यानी स्पीकर और लिसनर के बीच अगर लॉन्ग डिस्टेंस है, यानी स्पीकर यहाँ खड़ा है, लिसनर 4 किलोमीटर दूर खड़ा है, आप चिल्ला रहे हो, उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? डिस्टेंस जो होना चाहिए उनका, लॉन्ग डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भी क्या है? एक बैरियर रहेगा लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, फैकल्टी कम्युनिकेशन इक्विपमेंट। यहाँ पे फैकल्टी कम्युनिकेशन इक्विपमेंट का मतलब हुआ, इक्विपमेंट इक्विपमेंट का मतलब जैसे कोई चीज हो गया, आप किसी से बात कर रहे हो, ठीक है, आप स्पीकर पे बात कर रहे हो, ठीक है, अब स्पीकर क्या आएगा? वो खराब है इसकी क्वालिटी, तो आवाज जो आ रही है वो फटी फटी आ रही है, तो उसमें क्या उसको लिसनिंग सुनाई देगा सही से? नहीं। ठीक है, तो जो इक्विपमेंट हैगा वो फॉल्टी नहीं होना चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर होता है फिजियोलॉजिकल बैरियर। ठीक है, इसमें क्या होता है? बैरियर्स रिलेटेड टू मेंटल एंड सॉरी साइकोलॉजिकल बैरियर। ठीक है, ये तो अपना फिजिकल बैरियर। ठीक है, साइकोलॉजिकल में क्या होता है? मेंटल और इमोशनल स्टेट जो होता है वो लिसनर का डिपेंड करते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई स्ट्रेस में है, एंजाइटी में, मतलब क्या है, वो परेशान है और आप कुछ बोल रहे हो तो आपकी बातों पर ध्यान देगा नहीं। एंगर में, फ्रस्ट्रेशन में, ठीक है, गुस्से में, तो बातों को अच्छे से नहीं सुनेगा। लैक ऑफ इंटरेस्ट, उसका आपकी बातों पे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, ध्यान ही नहीं है। ठीक है, तो ये भी क्या है? बैरियर है लिसनिंग का, वो नहीं सुनेगा बातों को। ठीक है, पर्सनल प्रेजुडिस। ठीक है, इसमें क्या होता है? एंड बायसेस, पर्सनली किसी की आपसे दुश्मनी है, ठीक है, वो आपको देखेगा स्टेज पे ऐसे ही परेशान हो जाएगा कि अरे यार ये कौन आ गया। ठीक है, इग्नोर मारेगा ना आपको, तो फिर ये क्या होगा? पर्सनली, पर्सनल बायस है इसमें। ठीक है, फिर आता है लैंग्वेज बैरियर। लैंग्वेज बैरियर occurs when the listener is unable to understand the language or word used by the speaker। यानी कोई वर्ड या फिर कोई लैंग्वेज यूज किया जा रहा है जो कि स्पीकर जो बोल रहा है उसको कोई अगर समझ नहीं पा रहा, तो ये लैंग्वेज बैरियर है। ठीक है, एग्जांपल की बात करें तो डिफिकल्ट वेकेबलरी। ठीक है, डिफिकल्ट वेकेबलरी वगैरह यूज करेंगे अगर हम, ठीक है, यानी ऐसे ऐसे वर्ड यूज करेंगे जो काफी डिफिकल्ट है, तो कई बार लोग नहीं समझ पाते। ठीक है, टेक्निकल जार्गन का मतलब होता है कोई टेक्निकल वर्ड यूज कर लिया, ठीक है, जिसका मीनिंग एकदम किसी को आइडिया नहीं लग रहा। ठीक है, जैसे ना आजकल शॉर्ट वगैरह छोटे मोटे वर्ड की मीनिंग बना देते हैं लोग। ठीक है, तो कुछ लोग उसका मतलब जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं। ठीक है, डिफरेंट लैंग्वेजेस। ठीक है, डिफरेंट लैंग्वेजेस, या अलग अलग कोई भाषा में बात कर रहे हैं, ठीक है, उसको भाषा ना आ रही हो। अनफेमिलियर एक्सेंट, यानी वो जो बातें कर रहा है ना, उसमें जो भाव निकल रहे हैं उसकी बातों पे, ठीक है, वो एकदम अलग निकल रहे हैं। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। ये लैंग्वेज में क्यों आ रहा है? जैसे एक्सेंट में कभी कभी बात करते हैं तो हम कहते हैं अरे, या फिर ओ, ऐसा टाइप कुछ अलग अलग टाइप के एक्सेंट निकलते हैं ना, तो ऐसे किसी के लैंग्वेज टाइप को हो सकते हैं, तो वो भी डिपेंड करता है।
कल्चरल वेरियस की बात करें तो ये क्या होता है, कल्चरल वेरियर अराइज, ठीक है, बिकॉज पीपल फ्रॉम द डिफरेंट कल्चर हैव डिफरेंट बिलीफ, वैल्यूज, कस्टम एंड कम्युनिकेशन स्टाइल। ठीक है, अलग अलग कल्चर कल्चर के लोग होंगे, ठीक है, उनके बिलीफ अलग होंगे, उनके वैल्यूज अलग होंगे, कस्टम रीति रिवाज अलग होंगे, ठीक है। तो उससे भी डिपेंड करता है। एग्जाम्पल की बात करें तो डिफरेंसेस इन ट्रेडिशन, उनका जो ट्रेडिशन है उसमें क्या डिफरेंस हो सकते हैं, ठीक है। कई बार किसी का ट्रेडिशन कुछ अलग है तो हम उसको देखेंगे तो कई बार होता है ना, हम उस इंसान को जल्दी सुनना नहीं चाहते, कहते हैं अरे यार ये तो इस कल्चर का लग रहा है, ऐसा कल्चर। तो कई बार लोग क्या करते हैं, अपने मन में पहले से ही किसी के बारे में मतलब कोई फीलिंग बना लेते हैं कि ये इंसान ऐसा ही होगा। तो ये भी क्या होता है, बैरियर होता है। क्या पता वो बहुत अच्छा स्पीकर हो, ठीक है। डिफरेंट मीनिंग ऑफ गेस्चर, ठीक है। जो गेस्चर्स वो कर रहा हो उसका क्या पता मीनिंग कुछ अलग हो, ठीक है। गेस्चर मतलब हाव भाव दिखा रहा है, जैसे क्या पता किसी को हाथ दिखा रहा हो, उसको लगा अरे तो हाथ मारने के लिए दिखा रहा है कहीं, ठीक है, चाटा ना मार दे। तो मतलब अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं इनका, ठीक है। वेरिएशन इन सोशल बिहेवियर, ये जो सोशल बिहेवियर है उसमें क्या होगा, वेरिएशन हो सकता है। अलग अलग जगह के लोग रहते हैं, अलग अलग सोसाइटी के, तो उनका बिहेवियर क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। डिफरेंसेस इन वैल्यू एंड बिलीफ, सबकी वैल्यूज अलग अलग है, बिलीफ अलग अलग है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ले लो, कोई वेजिटेरियन है, कोई नॉन वेजिटेरियन है, ठीक है। तो उसके क्या आएगा, उसके कुछ पर्सपेक्टिव अलग होंगे, उसके कुछ नॉन वेजिटेरियन के कुछ अलग होंगे, ठीक है। तो इनके वैल्यूज और बिलीफ क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। फिर आता है सेमेंटिक बैरियर। दीज बैरियर्स अकर व्हेन वर्ड्स और सिंबल्स आर इंटरप्रेटेड डिफरेंटली बाय डिफरेंट पीपल। सेमेंटिक में क्या होता है ना, इस बैरियर में, यानी कोई कुछ बोलना कुछ अलग मीनिंग चाहता है, कोई समझ कुछ और लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी मैसेज देखा, लिखा है LOL, ठीक है, इसके दो मीनिंग आते हैं, एक तो लॉट्स ऑफ लव, ठीक है। एक लोल मतलब ऐसे मजाक वजाक टाइप का, ठीक है। तो इसमें मीनिंग क्या होगा, डिफरेंट होगा। अब आपने किसी को भेजा वो कुछ अलग समझने लगे, तो ये होता है सेमेंटिक बैरियर, ठीक है। एम्बिजियस वर्ड से नहीं यूज करने चाहिए। एम्बिजियस वर्ड वो नहीं, ऐसे वर्ड जिनके मीनिंग अलग अलग निकलते हैं, ठीक है। मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ मीनिंग, कई बार मीनिंग होता है उसका मिस इंटरप्रेट कर दिया जाता है, अलग दूसरा बता दिया जाता है। यूज ऑफ अनक्लियर एक्सप्रेशन, यानी एक्सप्रेशन कुछ अलग आ रहा है, बात कुछ और कर रहा है, ऐसे फीलिंग नहीं आएगी वो कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। फिर आता है फिजियोलॉजिकल बैरियर। These barriers caused by the physical condition that affect the listener's ability, यानी उसकी फिजिकल कंडीशन देखी जाएगी। जैसे हियरिंग इम्पेयरमेंट, क्या पता वो सुन ना पा रहा हो सही, मतलब उसको सुनने में कोई प्रॉब्लम हो, इलनेस हो, कोई बीमारी हो, फटीग, थका हुआ हो, ठीक है, फिजिकल डिस्कम्फर्ट हो उसको। लैंग्वेजेस बैरियर, ठीक है, लैंग्वेज बैरियर इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ऑब्स्टेकल टू इफेक्टिव लिसनिंग, ठीक है। यानी किसी के लैंग्वेज से रिलेटेड जो बैरियर्स होते हैं, दे अकर व्हेन द स्पीकर एंड लिसनर डू नॉट शेयर द सेम लैंग्वेज। यानी ये कब होता है, जब दोनों के दोनों एक लैंग्वेज में बात नहीं करते हैं, ठीक है। इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स वोकेबलरी, कई बार कॉम्प्लेक्स वोकेबलरी वगैरह यूज कर लेते हैं, टेक्निकल वर्ड्स यूज कर लेते हैं, जिससे कई बार लोग फेमिलियर नहीं होते हैं, अनफेमिलियर होते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग या कंफ्यूजन हो जाता है उनके बीच में। इनको ओवरकम कैसे कर सकते हैं, इन बैरियर को ओवरकम मतलब कम कैसे किया जा सकता है, ठीक है। यूज सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज यूज करो, ठीक है। अवॉइड अननेसेसरी टेक्निकल जार्गन, स्पीक स्लोली एंड क्लियरली, ठीक है, धीरे बोलो और क्लियर बोलो, ये यानी कि जल्दी जल्दी बोले जा रहे हो, ठीक है। यूज एग्जाम्पल्स एंड इलिस्ट्रेशन, ठीक है, व्हेन पॉसिबल। कोई चीज समझा रहे हो ना, अगर लग रहा है तो हो सके तो उसको एग्जाम्पल साथ में दो, ताकि वो समझ पाए चीजों को, ठीक है। इनकरेज क्वेश्चंस एंड फीडबैक, कोशिश करो कि उनसे क्वेश्चन पूछो कि हाँ क्या तुम्हें बात समझ आई या कुछ पर्टिकुलर डाउट है, तो क्वेश्चन पूछो और उनका फीडबैक वगैरह लो, ताकि वो अपनी राय दे सके, ठीक है। ensures that listener understand the message correctly, ये कंफर्म करो, पता करो कि जिससे हम बात कर रहे हैं, जिसको हम कुछ मैसेज दे रहे हैं, वो आपकी बात को अच्छे से समझ पा रहा है कि नहीं पा रहा है, ठीक है। अगला आता है कल्चरल बैरियर, ठीक है, वही हमने ऊपर पढ़ा भी था, देखते हैं फिर भी, ठीक है। कल्चरल बैरियर्स अराइज व्हेन पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कल्चर बैकग्राउंड एंड कम्युनिकेट विथ ईच अदर, differences in custom, traditions, beliefs, values, and communication style can affect the interpretation of message, ठीक है। तो वही चीज़ है, उनके कस्टम, ट्रेडिशन, बिलीफ, वैल्यू, इन सब में क्या होता है, डिफरेंस आ जाने की वजह से
कम्युनिकेशन जो होता है वो अफेक्ट होता है, ठीक है। यानी मैसेज की मीनिंग में क्या होता है, डिफरेंस आता है। इसको कम किया कैसे जा सकता है, तो देखो, रिस्पेक्ट कल्चरल डिफरेंसेस, यानी जो दूसरे के कल्चर थे उनकी रिस्पेक्ट करो, ठीक है। अगर आप रिस्पेक्ट करोगे तो आप समझने की कोशिश करोगे कि उनके कल्चर में उनका मीनिंग क्या है। डेवलप अवेयरनेस ऑफ अदर कल्चर, जो दूसरों के कल्चर थे उनको समझने की कोशिश करो। अवॉइड स्टीरियोटाइप एंड प्रेजुडिसेस, ठीक है। इनका मतलब क्या होता है, जैसे कोई पर्टिकुलर चीज होती है ना, किसी चीज को पहले से ही मान लेना, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, कोई कोई लड़का है, ठीक है, या कोई है, ठीक है, वो फटे पुराने कपड़े पहन के घूम रहा है, ठीक है। तो हम दूर से इसको मैच कर रहे हैं, अरे यार ये तो गरीब होगा, ऐसा होगा, ठीक है, मतलब अपने माइंड में लगोगे दिमाग लगाने। फिर बाद में पता चला कि अरे ये तो हमने जानने की कोशिश नहीं की, क्या पता बहुत बड़ा अमीर हो कोई, ठीक है। तो मतलब पहले से माइंड में मत बना लो, उस चीज को समझो पहले, ठीक है। अवॉइड करो स्टीरियोटाइप को, और यूज करो क्लियर एंड रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन। क्लियर बात करो, रिस्पेक्टफुल तरीके से करो, ठीक है। बी ओपन माइंडेड एंड विलिंग टू लर्न फ्रॉम अदर्स, ओपन माइंडेड रहो, दूसरों से भी सीखने की कोशिश करो, ठीक है। प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग एंड एम्पथी, ठीक है। तो क्या करो कि मतलब दूसरों की बातों को समझने की कोशिश करो, ठीक है, और अच्छे से चीजों को सुनो, उसकी प्रैक्टिस करो। कंक्लूजन आप देख सकते हैं, ठीक है। अब देखो दोस्तों, क्या होता है ना कि एग्जाम में कई बार पैसेज आता है, ठीक है, पैसेज राइट करने के लिए आता है। किसी चीज के ऊपर कोई शॉर्ट नोट वगैरह दे देगा आपको लिखने को। तो अब टॉपिक कुछ भी हो सकता है, इसमें नोट्स वगैरह की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक दे दिया, तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। सिंपल वही तरीके जो पहले आप 12वीं क्लास में लिखते थे, ठीक है, या 11वीं 12वीं में किसी चीज के बारे में, उसके बारे में बताओ, उसके फायदे लिखो, घाटे लिखो, बाद में कंक्लूजन दो, ठीक है। या किसी पर्सन के बारे में बात हो रही है उसके बारे में बताओ, मतलब ये आप लिख सकते हैं पैराग्राफ वगैरह किसी चीज के बारे में, कोई भी टॉपिक हो, ठीक है, अपने आप से बना के। इंटरव्यू, ठीक है, एक्सप्लेनिंग डूज एंड डोंट्स ऑफ इंटरव्यू, यानी जो इंटरव्यू होता है उसमें हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, क्या नहीं करना चाहिए, ये दोनों पढ़ेंगे। एन इंटरव्यू इज अ फॉर्मल कन्वर्सेशन, ठीक है, बिटवीन द इंटरव्यूअर एंड कैंडिडेट टू असेस द कैंडिडेट्स नॉलेज, ठीक है, स्किल, पर्सनालिटी एंड सुटेबिलिटी फॉर द पर्टिकुलर पोजीशन। ये क्या होती है, इनफॉर्मल कन्वर्सेशन होती है, बातचीत होती है इंटरव्यूअर के बीच में और कैंडिडेट के बीच में। जो इंटरव्यू ले रहा है उसको इंटरव्यूअर कहते हैं, और जो कैंडिडेट वहाँ पे रहेगा उसको मतलब जो वहाँ पे जा रहा है उसको कैंडिडेट बोलते हैं, ठीक है, सिंपल है तो, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि इंटरव्यूअर एक्सेस पता करेगा, इसके बारे में असेस करेगा, इसके बारे में जानकारी लेगा, ठीक है, जांचेगा, असेस करेगा कि इसकी नॉलेज, स्किल, पर्सनैलिटी या सुटेबिलिटी उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए सही है कि नहीं, ठीक है। तो प्रॉपर उसका बिहेवियर वगैरह चेक करेगा, ठीक है। तो वो सब चीज़ें इंटरव्यू में आती है। अब डूज ऑफ इंटरव्यू, यानी इंटरव्यू में क्या करना चाहिए, बी वेल प्रिपेयर्ड, ठीक है। यानी इसमें क्या करना चाहिए, अच्छे से प्रिपेयर होके जाना चाहिए। द कैंडिडेट शुड गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, प्रिपेयर फॉर पॉसिबल इंटरव्यू क्वेश्चन, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जान के जाओ, और क्या लगता है कि पर्टिकुलर क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर होके जाओ, ठीक है। ड्रेस अप्रोप्रिएटली, कपड़े अच्छे से पहन के जाओ, सही से, नीट क्लीन प्रोफेशनल अपीयरेंस लगे, ठीक है। पॉजिटिव इंप्रेशन जाए वहाँ पे। अराइव ऑन टाइम, टाइम से वहाँ पे पहुंचो, ठीक है। पंचुअलिटी रिफ्लेक्ट डिसिप्लिन, ठीक है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पेक्ट फॉर द इंटरव्यूअर्स टाइम। अब इंटरव्यूअर हैगा, ठीक है, आप अगर टाइम से सब चीज़ों को करते हैं, ठीक है, तो इंटरव्यूअर का क्या होगा, इससे रिस्पेक्ट मानी जाएगी, ठीक है। और ये आपका दिखाया जाएगा कि आप कितना डिसिप्लिन्ड हो, रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है। मेंटेन कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस मेंटेन करके रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। पॉजिटिव कॉन्फिडेंस होना चाहिए थ्रू आउट द इंटरव्यू। कम्युनिकेट क्लियरली, सही से बात करो, क्लियर वॉइस होनी चाहिए आपकी आंसर में, ठीक है। कंसाइज होनी चाहिए, रिलेवेंट होनी चाहिए, जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आंसर सही होना चाहिए, ठीक है। मतलब यही था, क्लियर, कंसाइज, रिलेवेंट होना चाहिए, ठीक है। मेंटेन गुड बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज आप मेंटेन करके चले। गुड बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, जैसे प्रॉपर पोस्चर होना चाहिए, आप सही से बैठे हो, आई कॉन्टेक्ट अच्छा होना चाहिए, प्लेसेंट एक्सप्रेशंस वगैरह होने चाहिए, कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस हो, और आपका इंटरेस्ट होना चाहिए इसमें। लिसन केयरफुली, चीज़ों को अच्छे से केयरफुली सुनो, ठीक है। अगर आप अच्छे से सुनेंगे तो फिर क्या होगा,
एक इफेक्टिव लर्नर बन पाएंगे आप, जिससे आप चीज़ों को इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। बी ऑनेस्ट, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द इंटरव्यू शुड बी ट्रूथफुल एंड एक्यूरेट। जो भी आप इंटरव्यू में बातें बोल रहे हैं वो एक्यूरेट होना चाहिए। ये नहीं कि पता चले आपको कोई इंटरव्यू आपने बोल दिया मेरे को ये स्किल आती है वो स्किल आती है, कल को जो आपको काम दिया जाए आपको कुछ आता है ना पता चले। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बी ऑनेस्ट। ठीक है, कैरी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो वो आपको साथ में लेके जाना चाहिए। सर्टिफिकेट, रेज्यूमे, ठीक है, आइडेंटिटी प्रूफ वगैरह जो भी हो रेडी करके रखना चाहिए आपको। थैंक द इंटरव्यूअर, ठीक है, जब इंटरव्यू एंड हो जाए तो आपको इंटरव्यूअर को थैंक यू कहना चाहिए। ठीक है, ग्रेटिट्यूड दिखाना चाहिए आपको। अगला है क्या नहीं करना चाहिए। डू नॉट अराइव लेट, लेट मत जाओ, सिंपल सी बात है। वही चीज जो आपने ऊपर लिखी है ना उसको आप नोट करके लिख दो तो भी क्वेश्चन के काफी हद तक आंसर क्लियर है। बाकी थोड़ा मोड़ा आप देख सकते हैं। डू नॉट ड्रेस कैजुअली, ठीक है, ऐसे नॉर्मली कपड़े कुछ भी पहन के मत चले जाओ। डू नॉट इंटरप्रेट द इंटरव्यूअर, ठीक है, इंटरप्ट द इंटरव्यूअर, यानी इसको बीच बीच में बार बार इंटरप्ट मत करो। कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कुछ कह रहा है तो बार बार इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। डू नॉट गिव इरेलीवेंट आंसर, यानी कोई क्वेश्चन कुछ और पूरा पूछ रहा है आंसर कुछ और दे रहा है तो ऐसा नहीं करना चाहिए। डू नॉट शो नर्वसनेस, नर्वसनेस मत दिखाओ। डू नॉट यूज नेगेटिव लैंग्वेज, नेगेटिव लैंग्वेज वगैरह का यूज मत करो। ठीक है, अवॉइड क्रिटिसाइजिंग, ठीक है, प्रीवियस एम्प्लॉय, यानी दूसरों को बुराई करना मत बैठ जाओ वहाँ पे। डू नॉट एक्सीग्रेट अचीवमेंट, ठीक है, अब एकदम अपनी बढ़ाई भी मत करने लगो नकली, मतलब कुछ भी बोले जा रहे हो। ठीक है, हिसाब से बोलना है आपको। डू नॉट यूज मोबाइल फोन, ये नहीं कि इंटरव्यूअर आपका इंटरव्यू ले रहा है और आप मोबाइल चला रहे हो अपने में बिजी। ठीक है, डो नॉट आर्ग्यू विद इंटरव्यूअर, इंटरव्यूअर से बहस मत करने लग जाओ। डो नॉट लीव विदाउट कॉर्टसी, ठीक है, द इंटरव्यूअर इंटरव्यू शुड एंड पोलाइटली, ठीक है, पोलाइटली एंड होना चाहिए इंटरव्यू विद थैंक्स एंड प्रॉपर वेलफेयर। ठीक है, अगला है ग्रुप डिस्कशन। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पे इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन में देखो अंतर क्या होता है। इंटरव्यू में क्या होता है, एक पर्टिकुलर ऑफिस वगैरह होता है, एक बंदे को बुलाते हैं, उससे क्या किया जाता है, क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं, चेक किया जाता है कि वो उस लायक है कि नहीं पर्टिकुलर पोजीशन के लिए। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है, उसमें एक ग्रुप रहता है बकायदा। ठीक है, उससे डिस्कशन उनसे डिस्कशन वगैरह किया जाता है। ठीक है, उनकी राय वगैरह ली जाती है। ठीक है, तो ये होता है ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू में अंतर। ठीक है, इसमें भी हम डूज और डोंट्स पढ़ेंगे इसके ग्रुप डिस्कशन के। इंट्रोडक्शन की बात करें तो ग्रुप डिस्कशन इज द मेथड यूज्ड टू इवेल्युएट कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप क्वालिटीज एंड नॉलेज, कॉन्फिडेंस, team work abilities of participants. It involves the exchange of ideas given on given topic among the group of people. Do's of group discussion, क्या करना चाहिए, बी वेल प्रिपेयर्ड, देखो यहाँ पे भी वेल प्रिपेयर्ड होके जाना चाहिए। ठीक है, आपके पास अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, करंट अफेयर, ठीक है, कॉमन डिस्कशन के टॉपिक्स की नॉलेज होनी चाहिए, तभी तो आप हम डिस्कस कर पाएंगे। स्टार्ट कॉन्फिडेंटली, ठीक है, इफ पॉसिबल बिगिन विद डिस्कशन विद कॉन्फिडेंट एंड क्लैरिटी, स्पीक क्लियरली एंड पोलाइटली, लिसन टू अदर, दूसरों की बातों को सुनो, मेंटेन आई कांटेक्ट, आई कांटेक्ट अच्छे से मेंटेन रखो आप। ठीक, आई कांटेक्ट मेंटेन करने का मतलब सही तरीके से, ठीक है, मतलब कब देखना चाहिए कब नहीं देखना चाहिए वो सब मैटर करता है। ये नहीं कि किसी को आप घूरे जा रहे हो और कह रहे हो कि आई कांटेक्ट मेंटेन कर रखा है, नहीं, ये आई कांटेक्ट नहीं है, मतलब अच्छा आई कांटेक्ट होना चाहिए। ठीक है, कब देखना है कब नहीं देखना सब मैटर करता है। रिस्पेक्ट ऑन अदर्स ओपिनियन, ठीक है, दूसरों का ओपिनियन की रिस्पेक्ट करो। ठीक है, इवन व्हेन डिसएग्री, भले आपको लगता है कि आप उसकी बात से एग्री नहीं है, ठीक है, एक्सप्रेस योर व्यूज पोलाइटली एंड रिस्पेक्टफुली। ठीक है, तो इसमें अपनी बात को आप रखो, ठीक है, सही से रखो, बट दूसरों को एकदम ऐसा नहीं कि रिस्पेक्ट ना करो, ऐसा नहीं, रिस्पेक्ट करना है। ठीक है, पार्टिसिपेट एक्टिवली, एक्टिवली पार्टिसिपेट करो। ठीक है, अपना अभी जो भी योगदान वगैरह वहाँ पे डिस्कशन में दो। ठीक है, सपोर्ट योर आर्ग्यूमेंट, अपने आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करो, फैक्ट्स बताओ पहले, अगर सपोर्ट करना पहले बताओ कि क्यों मेरा आर्ग्यूमेंट सही है, लॉजिक दो उस पर। ठीक है, रीजन बताओ ताकि आपका फैक्ट क्या हो, स्ट्रेंथन मिले। ठीक है, आपके पॉइंट्स को क्या मिले, स्ट्रेंथन। ठीक है, मेंटेन पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव मेंटेन करके चलना चाहिए। हेल्प द ग्रुप रीच कंक्लूजन, यानी ग्रुप की हेल्प करनी चाहिए यहाँ पे ताकि कंक्लूजन पे पहुंच पाए। अगला है डोंट्स ऑफ ग्रुप डिस्कशन,
यानी ग्रुप डिस्कशन में हमें क्या नहीं करना चाहिए, डू नॉट इंटरप्ट अदर, यानी दूसरों को इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि अपने तो बोल रहे हो और दूसरे के बोलने की बारी आ रही है तो बीच में बार बार बोलने लग जा रहे हैं। ठीक है, जैसे हमारे न्यूज चैनल पे होता है। ठीक है, डू नॉट डोमिनेट द डिस्कशन। ठीक है, यानी गिव अदर्स एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस देयर व्यूज। ठीक है, यहाँ पे क्या था, उनको बीच में इंटरप्ट मत करो। यहाँ पे क्या आएगा कि उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी दो बोलने की। ठीक है, डू नॉट रिमेन साइलेंट, ऐसा नहीं कि एकदम साइलेंट ही रहो, शांति से बैठे रहो, नहीं, इससे क्या होगा, नेगेटिव इंप्रेशन जाएगा तुम्हारे ऊपर। ठीक है, डू नॉट यूज अग्रेसिव लैंग्वेज, बहुत अग्रेसिव, गुस्से उससे भड़काऊ लैंग्वेज मत यूज करो। ठीक है, अवॉइड करो आर्ग्यूमेंट, बहस वगैरह करना, चिल्लाना वगैरह। ठीक है, किसी पर्सनल अटैक मत करो। डू नॉट गो ऑफ द टॉपिक, टॉपिक से बाहर मत जाओ। ठीक है, जो टॉपिक की बात हो रही है उसी के बारे में बात करो। ठीक है, बात कर रहे हैं किसी और चीज की, किसी और की बात करने लग जाओ, ऐसे नहीं। ठीक है, डू नॉट क्रिटिसाइज इंडिविजुअल। ठीक है, यानी किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को क्रिटिसाइज मत करो। ठीक है, डिसएग्री विथ आइडिया, नॉट विथ पीपल। ठीक है, उसके आइडिया से डिसएग्री हो, उस पर्सन से नहीं। ठीक है, पता चले उसका आइडिया सही नहीं तो आप उस पर्सन के पीछे पड़ गए, अरे भाई तू कैसे कर रहा है ये वो, नहीं। ठीक है, उसके आइडिया से आप डिसएग्री हो सकते हैं, पर्सन से नहीं। ठीक है, डो नॉट प्रोवाइड इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, गलत गलत इन्फॉर्मेशन मत दो वहाँ पे। ठीक है, कहीं आप कुछ आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं और आप गलत फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो यहाँ पे आप पे एक नेगेटिव इफेक्ट जाएगा। ठीक है, डो नॉट डिस्प्ले नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज, यानी नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज वगैरह का यूज मत करो। ठीक है, अवॉइड शोइंग बोर्डम, ऐसा कि एकदम बोर लग रहे हो आप। ठीक है, इम्पेशेंट, आप में पेशेंस वगैरह नहीं है, लोगों की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, तो बॉडी लैंग्वेज नेगेटिव नहीं शो करना है। ठीक है, डू नॉट स्पीक टू फास्ट, बहुत तेज तेज भी नहीं बोलना है। ठीक है, मॉडरेट बोलना है, पीसफुली बोलना है। ठीक है, ताकि हर कोई समझ सके, मॉडरेट बोलना है। ठीक है, मॉडरेट, बहुत स्लो भी नहीं कि एकदम तब छोड़ के चले जाए, आप बोल ही रहो। ठीक है, डू नॉट इग्नोर अदर्स ओपिनियन, दूसरों के ओपिनियन को इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, कंक्लूजन आप पढ़ सकते हैं। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ टेलीफोन स्किल और टेलीफोन इटिक्वेट्स। ठीक है, टेलीफोन स्किल्स क्या होते हैं और टेलीफोन एटिकेट्स क्या होते हैं। एटिकेट्स मतलब होता है कि किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, कौन कौन सी चीजें फॉलो करनी चाहिए, तो यहाँ पे देखते हैं। Telephone communication is one of the most common effective method of communication used in office, library, educational institution, business organization. Since the caller and the receiver cannot see each other, पता है कि दोनों एक दूसरे को नहीं देख सकते, फिर भी क्या करना चाहिए, हमें कम्युनिकेशन को इफेक्टिव वे में बात करना चाहिए। ठीक है, द सक्सेस ऑफ कम्युनिकेशन डिपेंड्स लार्जली ऑन टेलीफोन स्किल एंड प्रॉपर टेलीफोन एटिक्वेट। गुड good telephone manners help creating positive impression, ensure effective communication. ठीक है, टेलीफोन स्किल्स की बात करें, टेलीफोन स्किल रेफर्स टू द एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली ओवर टेलीफोन, यानी टेलीफोन पे इफेक्टिवली तरीके से बात करना क्या होता है, टेलीफोन स्किल। ठीक है, these skills help in conveying information clearly, maintaining professional relationship। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्लियर कम्युनिकेशन हो पाता है। ठीक है, द स्पीकर शुड यूज सिंपल क्लियर अंडरस्टैंडेबल एंड लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज सो दैट मैसेज कैन बी अंडरस्टूड इजिली, यानी इसको सिंपल क्लियर और अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज का यूज करना चाहिए। ठीक है, फिर आता है एक्टिव लिसनिंग, द रिसीवर शुड लिसन केयरफुली to the caller without interrupting and ensure that message is understood correctly। ठीक है, यानी एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए। ठीक है, जो रिसीवर रहेगा वो मैसेज को, ताकि सही से मतलब केयरफुली समझ पाए क्या बात हो रही है क्या नहीं। ठीक है, और दूसरों को इंटरप्ट वगैरह नहीं करना। प्रॉपर वॉइस टोन होनी चाहिए टेलीफोन पर भी। ठीक है, यानी घर पे बैठे तो कैसे बात कर रहे हो, नहीं। ठीक है, पोलाइट, फ्रेंडली, प्रोफेशनल, जैसी जरूरत वैसा इंप्रेशन होना चाहिए, टोन होनी चाहिए। ठीक है, एक्यूरेट मैसेज टेकिंग। ठीक है, important information such as names, phone numbers, date, messages should be recorded accurately। prompt response। ठीक है, calls should be answered promptly, queries should be handled efficiently। promptly मतलब सही तरीके से, अच्छे मैनर में। ठीक है, कॉल्स का आंसर देना।
Confidence and courtesy. Confidence and politeness help in maintaining good communication and building trust. टेलीफोन एटिक्वेट्स क्या होते हैं? टेलीफोन एटिक्वेट्स रेफर टू द रूल्स, ये क्या होते हैं? रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स होते हैं ऑफ बिहेवियर दैट शुड बी फॉलोड while communicating over the telephone. Proper etiquette helps maintaining professionalism and respect during the conversation. ठीक है? इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ टेलीफोन एटिक्वेट की बात करें तो आंसर कॉल्स पोलाइटली, यानी कॉल्स का आंसर पोलाइटली देना चाहिए हम, ठीक है। बिगिन विथ बिगिन द कन्वर्सेशन विथ पोलाइट ग्रीटिंग एंड आइडेंटिफाई योरसेल्फ और योर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यानी पहले पोलाइट ग्रीटिंग देना चाहिए हमें, जैसे गुड मॉर्निंग जो भी वगैरह है, ठीक है, नमस्कार वगैरह जैसा लगता है, मतलब जो भी वो सब अपना क्या करना चाहिए, ठीक है। स्पीक क्लियरली, क्लियर बोलना चाहिए, ठीक है। मॉडरेट स्पीड होनी चाहिए, प्रोनाउंस वर्ड क्लियरली, ठीक है। बी कॉटियस, ठीक है। यूज पोलाइट एक्सप्रेशन सच एज प्लीज, थैंक यू, यू आर वेलकम, ऐसे टाइप के वर्ड्स वगैरह यूज करना चाहिए। लिसन अटेंटिवली, हमें बातों को अटेंटिवली यानी ध्यान से अच्छे से सुनना चाहिए, ठीक है। अवॉइड इंटरप्शन, इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। कीप द कन्वर्सेशन रिलेवेंट, कन्वर्सेशन जो होना चाहिए उसको रिलेवेंट रखना चाहिए। डिस्कस ओनली मैटर्स रिलेटेड टू द पर्पस ऑफ द कॉल एंड अवॉइड अननेसेसरी डिस्कशन, फालतू की बातें करना मत लग जाए, जो बात करनी है सीधा वही बात है, पर्पस मत चेंज करो, ठीक है। प्लेस कॉल्स ऑन होल्ड प्रॉपरली, ठीक है। Seek permission before placing a caller on hold and return to the call as soon as possible. यानी फोन जैसे नहीं, कई बार लोग बात करते हैं तुरंत होल्ड कर दिया, ऐसे कहा तो दूसरा इंसान क्या होता है? इंटरप्ट होता है, ठीक है। ऐसा नहीं करना चाहिए। कॉल को होल्ड करने से पहले दूसरे इंसान को बता दो कि ऐसी बात है या दूसरा कॉल आ रहा है, मैं होल्ड कर रहा हूँ या कुछ काम है पर्टिकुलर, थोड़ा सा टाइम लगे, 1 मिनट 2 मिनट, उसको बताओ और जितने हो सके उतनी जल्दी पॉसिबल कॉल पे रिटर्न दोबारा आओ, ठीक है। टेक मैसेजेस करेक्टली, ठीक है। इफ द कंसर्न पर्सन इज अनअवेलेबल, जो पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है वो नहीं है, टेक कंप्लीट एंड एक्यूरेट मैसेज फॉर लेटर कम्युनिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? जिस बारे में बात हो रही है, मतलब जिससे बात हो रही है, अगर वो नहीं है वहाँ पे, उस समय नहीं अवेलेबल है, ठीक है, तो क्या करना चाहिए? मैसेज वगैरह कर दो, लेटर के बाद में बात हो जाएगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी पर्सन से बात करने आपका कॉल आया, अब वो अवेलेबल नहीं है तो उसको बता दो, ठीक है, कि बाद में वो कब तक आ जाएगा, क्या आएगा, उसकी इन्फॉर्मेशन दे दो। एंड कॉल्स पोलाइटली, कॉल जब एंड करते हो तो पोलाइटली एंड करना चाहिए, ठीक है। कंफर्म करो कि सारी जो नेसेसरी डिटेल्स वगैरह आएंगी, सब कुछ बातें हो चुकी है कि नहीं, ठीक है। थैंक द कॉलर, कॉलर को थैंक्स बोलो और फिर कॉल एंड करो, ठीक है। मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है। सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन वगैरह को मत बताओ वहाँ पे, ठीक है। ऐसा नहीं कि बात करते करते पता नहीं कहाँ कहाँ से बातें करने लग गए, ठीक है, कुछ ज्यादा ही पर्सनल इन्फॉर्मेशन लगे देने, तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ टेलीफोन स्किल, टेलीफोन स्किल्स की इम्पोर्टेंस क्या होती है और जो टेलीफोन एटिक्वेट्स होते हैं उनकी इम्पोर्टेंस क्या होती है? ये क्या करते हैं? प्रमोट करते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन को। दे हेल्प क्रिएट पॉजिटिव प्रोफेशनल इमेज, ठीक है। इसका है या इसका है, दोनों में सेम पॉइंट्स लिख सकते हैं, ठीक है। दे इम्प्रूव कस्टमर एंड यूजर सेटिस्फेक्शन, दे रिड्यूस मिसअंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन एरर्स, they save time and increase efficiency, they help build trust and good relationship, ठीक है। they ensure प्रोफेशनलिज्म इन पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, चाहे आप किसी कंपनी वगैरह में बात कर रहे हो, ठीक है, चाहे किसी एक पर्टिकुलर पर्सन से बात कर रहे हो, जो आपके घर का पड़ोसी वड़ोसी कोई भी हो सकता है, ठीक है। दोनों से बात सही तरीके से करो, प्रोफेशनल थोड़ा सही तरीके से, मतलब यानी कि घर का बंदा है या कहीं आसपास का है तो उससे जैसे मन करता है बात करो, नहीं, हर चीज का एक तरीका होना चाहिए, ठीक। अब एक क्वेश्चन आता है आपका, प्रिपेयर मिनट्स ऑफ लाइब्रेरी कमेटी मीटिंग ऑफ योर कॉलेज, ठीक है। मिनट्स ऑफ लाइब्रेरी, मिनट्स आता है तुम्हारे एग्जाम में बनाने के लिए, ठीक है। इसको कैसे करना है? तो देखो, मिनट्स ऑफ मीटिंग क्या होता है, इसमें पर्टिकुलर ना कोई इवेंट हुआ रहेगा, ठीक है। तो एक मीटिंग वगैरह मान के चलो कोई हुई रहेगी, तो उसके ऊपर आपको कुछ बातें बतानी रहेंगी कि क्या क्या बातें हुई हैं, ठीक है। शॉर्ट में बताना रहेगा कि इन टॉपिक पर डिस्कशन हुआ, ये बातें हुई, तो ये होता है मिनट्स ऑफ मीटिंग, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि मैंने आपके लिए एक फॉर्मेट बना रखा है जो कि आप
मिनट्स ऑफ मीटिंग का कोई भी क्वेश्चन आता है तो नॉर्मली इसको अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मिनट्स ऑफ द लाइब्रेरी कमेटी मीटिंग, ठीक है। यहाँ पे आप टॉपिक लिख देना जिस टॉपिक के बारे में भी बात हो रही है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको डेट लिखनी है, टाइम, वेन्यू और मेंबर्स प्रेजेंट कौन कौन से थे उनका आप नाम लिख दो नंबर डाल के, ठीक है। फिर यहाँ पे एजेंडा लिख दो आप, किन किन टॉपिक पे हमने बात करनी थी, जैसे कंफर्मेशन ऑफ प्रीवियस मीटिंग मिनट्स, ठीक है। डिस्कशन ऑन लाइब्रेरी सर्विसेज, परचेज ऑफ न्यू बुक्स एंड जनरल, एनी अदर मैटर विद परमिशन ऑफ द चेयर, ठीक है। तो एजेंडा क्या कहता है वहाँ पे आप पॉइंट्स में बना के लिख सकते हैं, ठीक है। मुश्किल नहीं होता है, काफी इजी होता है, ठीक है। आप बस ये फॉर्मेट याद रखें, ठीक है। ये जो मैंने दिया फॉर्मेट आप इसको याद रखें। वैसे तो इस वीडियो में मैंने कोशिश करी जितने हो सके सारे फॉर्मेट आपको प्रोवाइड कर दूं ताकि एग्जाम में आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं इजीली हो जाएं, ठीक है। आइटम 1, कंफर्मेशन ऑफ प्रीवियस मिनट्स, ठीक है। वैसे तो मैंने मैक्सिमम सारे क्वेश्चन कवर करे हैं, ठीक है। द मिनट्स ऑफ प्रीवियस मीटिंग वर रीड एंड कंफर्म्ड बाय द मेंबर, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्रीसीडिंग ऑफ द मीटिंग यानी क्या क्या बातें हुई उसमें, ठीक है। तो कंफर्मेशन ऑफ द प्रीवियस मीटिंग पहले कंफर्म करूं, ठीक है, मीटिंग के बारे में कि मीटिंग, ठीक है, कब होगी कैसे होगी, कंफर्म करूं उनके मेंबर से, ठीक है, कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे। इम्प्रूवमेंट ऑफ लाइब्रेरी सर्विसेज, ठीक है, आइटम 2, द कमिटी डिस्कस वेरियस मेजर टू इम्प्रूव लाइब्रेरी सर्विस, इट वाज डिसाइडेड बाय द एक्सटेंड लाइब्रेरी। और देखो ये क्या है, प्रीसीडिंग है, क्या क्या बातें हुई थी वहाँ पे, क्या क्या चीजें थी, वो सारी चीजें आपको बस पॉइंट बना बना के लिखना है खाली, ठीक है। परचेज ऑफ बुक जनरल, ठीक है, जो जो अपने यहाँ पे लिखा है ना एजेंडा में उसमें क्या क्या बातें हुई बस उसको आपको एलिब्रेट करके यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। एनी अदर मैटर, ठीक है, कोई और मैटर वगैरह हुआ है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। रेजोल्यूशन, library timing will be extended during the examination. New books and journals will be purchased. Additional computers and internet facility will be arranged. तो यहाँ पे रेजोल्यूशंस वगैरह क्या हुए हैं, ठीक है। तो मतलब कि क्या क्या निर्णय लिया गया है वो सब आप बता सकते हैं यहाँ पे। वोट ऑफ थैंक्स, लास्ट में जब सारी बात हो जाए तो आप वोट ऑफ थैंक्स लिखेंगे। द चेयर पर्सन थैंक्ड ऑल मेंबर फॉर देयर active participation. The meeting ended with a vote of thanks of the to the chair, ठीक है। सिग्नेचर ऑफ सेक्रेटरी या सिग्नेचर ऑफ चेयरपर्सन, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग भी सिग्नेचर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये आपको एक एग्जाम्पल मोटा मोटा आइडिया लग गया कि फॉर्मेट क्या रहेगा। नॉर्मली फॉर्मेट कोई भी होगा, नॉर्मली लाइब्रेरी से रिलेटेड वाला आता ही है, ठीक है। तो कोई भी होगा, फॉर्मेट ऊपर आपको दिया था ना मैंने, इसका यूज करके आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने आपको दे दिया ताकि आपको आइडिया लग जाए कि एग्जाम में एग्जैक्ट में लिखना कैसे है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मिनट्स ऑफ मीटिंग लाइब्रेरी, ठीक है, डेट दे दिया, टाइम दे दिया, वेन्यू बता दिया कहाँ पे मीटिंग होनी थी, प्रेजेंट मेंबर कौन कौन से थे उनका नाम लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे कौन कौन से लोग आए थे, एजेंडा बता दिया यहाँ पे, कंफर्मेशन ऑफ प्रीवियस मीटिंग वही, ठीक है। Review the library services, purchase of new books and journals, improvement of digital facility। तो एजेंडा क्या क्या था बता दिया, प्रीसीडिंग ऑफ द मीटिंग, ठीक है, कंफर्मेशन ऑफ द प्रीवियस मिनट, रिव्यू ऑफ द लाइब्रेरी सर्विस, ठीक है, परचेज, इम्प्रूवमेंट। ये देख रहे हो आप, जो जो पॉइंट है वही पॉइंट है, बस इसमें बता दिया गया है कि इसमें क्या हुआ। देखो, द मिनट्स ऑफ प्रीवियस मीटिंग वर प्रेजेंटेड बिफोर द कमिटी एंड वर कंफर्म्ड अनोनिमसली, ठीक है। Reviews of the library services. The committee reviewed the existing library services. Members suggested extending the library hours during the examination period. The benefits. तो आप पढ़ लीजिए, ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है एकदम बताने लायक। इसमें बस वही फॉर्मेट याद रखो, जो पॉइंट्स लिखे हैं अंदर बताओ क्या क्या बातें हुई इसके बारे में, हो गया, ठीक है। फिर रेजुलेशन बता दो कौन कौन से हमने, मतलब इन सब चीज़ों में हमने क्या क्या पाया कि क्या क्या चेंजेस वगैरह हुए हैं, ठीक है, किन किन चीज़ों की बात की गई वो बात बता दो आप। वोट ऑफ थैंक्स लिख दो फिर यहाँ पे जैसे था वैसे, ठीक है। फिर यहाँ पे साइन कर दिया सेक्रेटरी का, लाइब्रेरियन, चेयरपर्सन जो था, प्रिंसिपल थे, ठीक है, लिख दिया यहाँ पे। हाँ, अगला है हमारा, प्रिपेयर द मिनट्स ऑफ लाइब्रेरी कमेटी मीटिंग हेल्ड इन द कॉलेज, डिस्कस द परचेज ऑफ न्यू बुक्स एंड इम्प्रूवमेंट। ये मैंने आपके लिए ना क्वेश्चन बना दिया, ठीक है, कि क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछता है, किस टाइप से। तो ऐसे टाइप के पूछ लिया क्वेश्चन,
कि प्रिपेयर मिनट्स ऑफ लाइब्रेरी कमेटी मीटिंग हेल्ड इन द कॉलेज टू डिस्कस द परचेज ऑफ न्यू बुक्स एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ लाइब्रेरी सर्विसेज। ठीक है, यहाँ पे टॉपिक लिख देना आप, मिनट्स ऑफ लाइब्रेरी कमेटी मीटिंग। ठीक है, फिर यहाँ पे जो चीज बताया था उसे लिख देना, जो जो प्रेजेंट थे वो लिख देना। देखो यहाँ पे जरूरी नहीं कि लिखा रहे कौन कौन प्रेजेंट थे क्या नहीं है, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली लाइब्रेरी का आता है बना करने के लिए। ठीक है, एजेंडा बता दिया अपना, प्रोसीडिंग ऑफ मीटिंग। ठीक है, रेजोल्यूशन बता दिया, वोट ऑफ थैंक, देख रहे हैं ना आप, सब कुछ सेम सेम है। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोफाइल। ठीक है, a profile is a brief description of person, educational qualification, skill, achievement and experience। एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होता है एक पर्सन का। ठीक है, जिसमें क्या होता है उसकी एजुकेशन, उसके ब्रीफ मतलब छोटा सिंपल वर्ड्स में ज्यादा सीधे बता दो अपना। ठीक है, छोटे वर्ड्स में पर्सन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, स्किल, अचीवमेंट वगैरह, मतलब ये सारी चीजें उसमें होती हैं। एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है। इट प्रोवाइड ओवरव्यू पता चलता है, ऊपर ऊपर से पता चल जाता है उसके इंडिविजुअल का जो बैकग्राउंड है और उसकी कैपेबिलिटी है, इसके बारे में पता चलता है। A well prepared profile helps others understand a person strength and suitability। उसकी स्ट्रेंथ और सुटेबिलिटी के बारे में मालूम चलता है। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोफाइल। प्रोफाइल की इम्पोर्टेंस क्या होती है? ये पर्सन को इंट्रोड्यूस करती है क्लियर और ऑर्गेनाइज्ड मैनर में। ठीक है, हाईलाइट करती है उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को और प्रोफेशनल स्किल को। इट हेल्प्स एम्प्लॉयर, इंस्टीट्यूशन एसेस एंड इंडिविजुअल सुटेबिलिटी। ठीक है, यानी ये एम्प्लॉयर जो होता है, ठीक है, और या फिर इंस्टीट्यूशन उसको हेल्प करती है किसी पर्सन को जांचने में, इंडिविजुअल को जांचने में। ठीक है, इट क्रिएट्स पॉजिटिव फर्स्ट इम्प्रेशन। ठीक है, पहला इंप्रेशन ही क्या कहता है, पॉजिटिव जाएगा अगर आप अच्छे से प्रोफाइल बनाते हो तो। शो केस करता है अचीवमेंट्स वगैरह, एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथ वगैरह दिखाता है उसमें। ठीक है, यूजफुल फॉर एम्प्लॉयमेंट, एकेडमिक एडमिशन वगैरह, प्रोफेशनल नेटवर्किंग वगैरह में यूजफुल होता है। It serves the summary of person's career and accomplishments। ठीक है, रोल ऑफ बॉडी लैंग्वेज इन कम्युनिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आए हुए हैं सब। ठीक है, अब देखो मैं एक बात बता दे रहा हूँ आपको, बॉडी लैंग्वेज के बारे में अपन पढ़ लेंगे। ठीक है, क्या क्या चीजें हैं सारी चीजें जान लेंगे। अब एग्जाम में कई बार आ जाएगा कि आप इंटरव्यू देने जाते हो तो बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, ऐसे करते हो तो बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, मतलब अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग बातें करेगा। तो आपको बॉडी लैंग्वेज के बारे में अगर पता रहेगा, ठीक है, पर्टिकुलर किसी टॉपिक के बारे में पता है, तो आप अपने क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं इसके अकॉर्डिंग, जो भी क्वेश्चन आपने आंसर पढ़ा उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, एकदम ये नहीं रिजिड नहीं हो जाना, एक चीज पर टिके नहीं रहना कि बस हाँ वही लिखा है तो उसी में यूज करना है। नहीं, अगर उस चीज से रिलेटेड बात है और उसका यूज कर सकते हो तो उन क्वेश्चन में कर लेना। ठीक है, बॉडी लैंग्वेज रेफर्स टू द नॉन वर्बल सिग्नल। बॉडी लैंग्वेज क्या है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का टाइप है ना। ठीक है, दैट प्रोवाइड यूज वाइल कम्युनिकेटिंग। दीज सिग्नल्स इंक्लूड फेशियल एक्सप्रेशन। ठीक है, आपके चेहरे का हाव भाव क्या है, गेस्चर्स वगैरह क्या है, आपका पोस्चर क्या है, आई कॉन्टेक्ट कैसा है, मूवमेंट क्या है, बॉडी लैंग्वेज क्या है, ये सब इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इससे मालूम चलता है किसी पर्सन का कि वो क्या इमोशन कन्वे कर रहा है, एटीट्यूड, इंटेंशन उसके पास चलते हैं। रोल ऑफ बॉडी लैंग्वेज इन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में बॉडी लैंग्वेज का क्या रोल है? ये सपोर्ट करता है और स्ट्रेंथन करता है वर्बल कम्युनिकेशन को। यानी वर्बल कम्युनिकेशन आपका इफेक्टिव करने के लिए आपका जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो भी क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। ठीक है, दोनों मिलकर कम्युनिकेशन को क्या बना देते हैं, बेस्ट रिजल्ट ला के देते हैं। ठीक, इट हेल्प्स एक्सप्रेस इमोशन एंड फीलिंग इफेक्टिवली। इट क्रिएट्स अ पॉजिटिव इंप्रेशन ऑन अदर, improve understanding between the sender and receiver. It reflects confidence, interest, and attentiveness. It builds trust and credibility. It provides feedback during the communication. It enhances the effectiveness of presentation, interviews, and group discussions। ठीक है, कम्युनिकेशन स्टाइल एग्जाम में देखो ये क्वेश्चन कई बार ऐसे तो पूछा गया है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, वैसे सारे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो देखो कम्युनिकेशन स्टाइल रेफर्स टू द मैनर इन विच पर्सन एक्सप्रेसेस आइडिया, थॉट्स, फीलिंग while इंटरेक्टिंग विथ अदर्स। यानी जब कोई पर्सन, ठीक है, किसी दूसरे पर्सन से इंटरेक्ट करता है, ठीक है, तो उसके एक्सप्रेशन क्या है, आइडिया क्या है, थॉट क्या है, फीलिंग क्या है, उसका मैनर जो होता है ना वो होता है कम्युनिकेशन का स्टाइल। ठीक है, different individuals use the different communication styles depending on their personality and situation। Types of
कम्युनिकेशन स्टाइल की बात करें तो पहला है असर्टिव कम्युनिकेशन स्टाइल। Assertive communicators express their opinions, needs, feelings confidently while respecting the rights of others. This style is considered the most effective form of communication. Assertive स्टाइल क्या है? मोस्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्टाइल है, क्योंकि इसमें क्या किया जाता है, जो कम्युनिकेटर होता है, जो बातों को रख रहा है, ठीक है, वो अपने ओपिनियन और नीड्स और जो फीलिंग है उसको कॉन्फिडेंटली क्या करता है, लोगों तक एक्सप्रेस करता है, ठीक है, और दूसरों को रिस्पेक्ट भी करता है, ठीक है, अपनी बातें तो कॉन्फिडेंटली रख रहा है और दूसरे की रिस्पेक्ट भी कर रहा है। ये सबसे मोस्ट इफेक्टिव तरीका है कम्युनिकेशन का। फिर होता है एग्रेसिव कम्युनिकेशन स्टाइल, नाम से पता चला एग्रेसिव। इसमें कम्युनिकेटर क्या करता है, एक्सप्रेस करता है देवर व्यू और भी फोर्सफुली, ठीक है, मैं इग्नोर द फीलिंग एंड ओपिनियंस ऑफ अदर, यानी किसी बात को बहुत गुस्से से रख रहा है, ठीक है, अपने मतलब तरीके से फोर्सफुली रख रहा है और दूसरों के फीलिंग ओपिनियन का तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, ठीक है। दिस ऑफन लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। ये कम्युनिकेशन क्या करता है, लोगों में कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है, झगड़े वगैरह या मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है। फिर आता है पैसिव कम्युनिकेशन स्टाइल। पैसिव कम्युनिकेटर क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं एक्सप्रेसिंग देयर ओपिनियन एंड फीलिंग ओपनली। ये लोग अपनी फीलिंग वगैरह जो होती है ना, और जो ओपिनियन होते हैं उसको ओपनली क्या करते हैं, एक्सप्रेस करना अवॉइड करते हैं, यानी इनको एक्सप्रेस करना नहीं चाहते हैं, ठीक है। दे ऑफन अलाउ अदर्स टू मेक डिसीजन फॉर देम एंड मे हेजिटेट टू स्पीक। यानी नॉर्मली ये सोचते हैं ना कि कोई दूसरा इनके बारे में कुछ बोले, ठीक है, नहीं कहता है, एक कोई दोस्त है, सोचे अरे यार शर्मीला है, वो सोचेगा कि मेरा दोस्त मेरे बारे में बढ़ाई करेगा, बातें सारी बताएगा उसके बारे में, वो ये सोचते हैं, ठीक है, अपने खुद नहीं बोलना चाहते कुछ, ठीक है। और हाँ, एक चीज ये भी रहता है, ये भी समझ लेते हैं कि अपने तो बोलना, कई बार दो लोग आपस में बात ही कर रहे हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, एक पर्सन कुछ बोल रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, दूसरा खाली सुनते रहता है, यानी अपनी बातें जल्दी रख ही नहीं पाते, वो भी इसी में, ठीक है। पैसिव एग्रेसिव कम्युनिकेशन स्टाइल, पैसिव एग्रेसिव दोनों का मिक्सचर, ठीक है। पैसिव एग्रेसिव कम्युनिकेशन अपीयर्स पैसिव ऑन द सरफेस, ठीक है, यानी वैसे तो लगेगा कि पैसिव है, बट इनडायरेक्टली एक्सप्रेस नेगेटिव फीलिंग, ठीक है, थ्रू सरकाजम, क्रिटिसिज्म एंड अदर इनडायरेक्ट बिहेवियर, ठीक है। कई बार क्या होता है, कुछ लोग होते हैं ना, एक दूसरे से बात करेंगे, लगेगा कि अरे यार मतलब कुछ नहीं बोल रहे, ठीक है, अब कई बार क्या करते हैं, वो इनडायरेक्टली उसको क्या करते हैं, वो सरकाजम वगैरह या क्रिटिसिज्म, उसकी बुराई करते हैं। जैसे कि कुछ लोग ऐसा नहीं, कुछ ऐसा वर्ड यूज कर लेते हैं जिसका दूसरा मीनिंग होता है, ये समझ रहा है कि इसके लिए बढ़िया बोल रहा है, पर वो पता चले उसका मजाक उड़ा रहा हो, ठीक है। तो ये होता है पैसिव एग्रेसिव कम्युनिकेशन स्टाइल। इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन का इम्पोर्टेंस क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन इज द प्रोसेस इन विच ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल डिस्कस a given topic and share their views opinions, ठीक है। इट इज वाइडली यूज्ड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड एजुकेशन टू इवेल्युएट कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप क्वालिटीज, टीम वर्क और नॉलेज। इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें तो ग्रुप डिस्कशन की इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये इम्प्रूव करता है कम्युनिकेशन एंड स्पीकिंग स्किल को, डेवलप करता है कॉन्फिडेंस एंड एक्सप्रेसिंग आइडिया बिफोर अदर्स, ठीक है, एनहांस करता है क्रिटिकल एंड एनालिटिकल थिंकिंग को, हेल्प करता है पार्टिसिपेंट्स को लर्न कर सकें अदर व्यू, दूसरों को व्यू पॉइंट्स को भी समझ सकें, ठीक है, प्रमोट करता है टीम वर्क और कोऑपरेशन को, इम्प्रूव करता है लिसनिंग स्किल को और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को, हेल्प करता है ये हेल्प करता है डेवलपिंग लीडरशिप एंड डिसीजन मेकिंग एबिलिटी में, ठीक है। इट इज कॉमनली यूज्ड इन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस। रिक्रूटमेंट वगैरह करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, तो इसमें यूज किया जाता है। मैंने बताया था ना, सिंगल पर्सन कर रहे थे इंटरव्यू, ग्रुप वगैरह पूरे आएंगे, सब में डिस्कशन चल रहा है, ठीक है, उसमें क्या कहेंगे, ग्रुप डिस्कशन कहते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन के टाइप क्या होते हैं। क्वेश्चन इज अ रिसर्च टूल, एक रिसर्च टूल है कंसिस्टिंग ऑफ सेट ऑफ क्वेश्चन यूज टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द रिस्पॉन्डेंट। इसमें क्या होता है कि ये क्या होता है कि क्वेश्चन का एक मतलब क्वेश्चन बनाया जाता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, कई सारे क्वेश्चन वगैरह होंगे, हमने पेपर में से कोई क्वेश्चन ले लिया, ठीक है, उसमें कुछ ऑप्शन दे देंगे हम, ये क्वेश्चन है, ठीक है, पर्टिकुलर पर्सन को हम ये दे देंगे और उनके ओपिनियंस लेंगे, वो अपना टिक लगाएंगे कि हमें पसंद है या नहीं पसंद है, तो जो जो भी रिस्पॉन्स मिलेंगे
वो हम लेंगे उनको और कलेक्ट करेंगे इन्फॉर्मेशन को। ये हेल्पफुल होता है हमारे रिसर्च वगैरह में, ठीक है। लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में हम इसको यूज करते हैं। इट इज वाइडली यूज्ड इन सर्वे, रिसर्च स्टडी एंड डाटा कलेक्शन एक्टिविटी। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, एक होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर। इसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर कंटेन्स प्री डिटरमाइंड क्वेश्चन अरेंज इन अ फिक्स ऑर्डर। इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो पहले से डिटरमाइन होते हैं कि ये क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। ऑल रिस्पोंडेंट आस्क द सेम क्वेश्चन, जितने भी लोग होंगे ना वहाँ पे सबसे सेम क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। जो पर्सन होंगे सबसे एक ही क्वेश्चन टाइप के पूछे जाएंगे, एक ही क्वेश्चन, ठीक है, सेम क्वेश्चन। तो इसे बोलते हैं हम स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन। फीचर्स की बात करें तो इजी टू इजी टू administer, responses are very easy to analyze, suitable for large scale survey, ठीक है, लार्ज स्केल सर्वे वगैरह करें उसके लिए सुटेबल होता है। अनस्ट्रक्चर्ड में क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें कंटेन होते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन दैट अलाउ रिस्पोंडेड टू आंसर फ्रीली इन देयर ऑन वर्ड, ठीक है। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे यहाँ पे क्या है, ऑप्शन में दे देगा कि आपको ये ऑप्शन में से कोई ना कोई ये ऑप्शन चूज करना है। तो इसमें स्ट्रक्चर्ड रहेगा, इसमें आपको इन्हीं में से आंसर चूज करना है, अपना माइंड नहीं देना है। पर इन वाले क्वेश्चन में, अनस्ट्रक्चर्ड वाले में क्या होता है, बाकायदा आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, अब आपको खुद ही आंसर अपने वर्ड्स में लिखना है कि क्या बात है, क्या ओपिनियन है आपका, वो सारी चीजें बतानी पड़ेंगी। तो ये होता है अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन, ठीक है। इसमें ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं, यानी आपको जैसे चाहें आप वैसे जवाब दे सकते हैं, ठीक है। फीचर्स क्या होते हैं, ये प्रोवाइड करता है डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन को, इनकरेज करता है रिस्पोंडेंट को ताकि वो एक्सप्रेस कर सके अपने ओपिनियन को, यूजफुल होता है फॉर एक्सप्लोरेटरी स्टडीज के लिए, ठीक है। ओपन एंडेड क्वेश्चनर क्या होते हैं, ठीक है, ये तीसरा टाइप है क्वेश्चनर का, ठीक है। इन दिस टाइप रिस्पोंडेंट आर फ्री टू प्रोवाइड आंसर्स इन देयर ओन वर्ड्स विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए बात करें तो व्हाट इम्प्रूवमेंट्स वुड यू लाइक टू सी इन द लाइब्रेरी सर्वे, से क्वेश्चन पूछा गया तो अपने हिसाब से आप आंसर देगा, ठीक है। क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चनर, ठीक है। क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चनर में क्या होता है, दिस टाइप कंटेन क्वेश्चन विथ प्री डिटरमाइंड आंसर ऑप्शन सच एस यस या फिर नो, मल्टीपल चॉइस आंसर होंगे यहाँ पे, ठीक है। रेटिंग स्केल वगैरह दिए जाएंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या होता है ऐसे क्वेश्चन में, क्लोज एंडेड जैसे मैंने बताया था ऊपर, स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड थे ना जैसे दोनों, इसमें क्या था, जो भी ऑप्शन है उसी में से यूज करना है, यानी फिक्स आपको इन्हीं में से जवाब देना है, ठीक है। ऑप्शन है तो आपको पता है कि इन्हीं में से जवाब देना है, ठीक है। अनस्ट्रक्चर्ड में आपको पता था कि अपने हिसाब से लिख सकते हैं। वैसे ही ओपन एंडेड जो क्वेश्चन होता है और क्लोज एंडेड क्वेश्चन होता है उसमें भी ऐसा ही है। ओपन वाले में क्या करना है, आप अपने हिसाब से जवाब दे सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। क्लोज एंडेड में क्या होता है, आपको रेटिंग स्केल दे दिया जाता है, जैसे आपको बोल दिया है कि बताओ ये पर्सन है, इसकी आपकी सर्विस, जो डिलीवरी मैन है उसको आपकी सर्विस कैसे लगी इसको, ठीक है। मतलब जो डिलीवरी मैन की सर्विस है वो आपको कैसी लगी, ठीक है। तो आपको स्टार देने पड़ते हैं, 5 स्टार होते हैं ना, आप उसमें से क्या करना रहता है, जितने स्टार देना चाहो आप दे सकते हो, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसमें आप रेटिंग स्केल का यूज कर रहे हैं, ठीक है, यानी इन्हीं में से आपको स्केल करना है। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऐसे या नो में जवाब देना पड़ जाए, ठीक है। उसमें क्वेश्चन में क्या था, ऑप्शन थे कि जैसे पहले का आंसर ए बी सी डी है, ठीक है। इसमें क्या है, यस या नो में जवाब दे सकते हैं आप, जैसे कि डू यू यूज द डिजिटल लाइब्रेरी सर्विस, तो आप यस या तो नो बोलेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ इंटरनल कम्युनिकेशन, यानी जो इंटरनल कम्युनिकेशन होता है उसके टाइप्स क्या होते हैं। तो इंटरनल कम्युनिकेशन रेफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन अमंग एम्प्लॉयज, डिपार्टमेंट एंड मैनेजमेंट, ठीक है। तो इंटरनल कम्युनिकेशन जो ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट के अंदर ही होता है, ठीक है। इट हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन, डिसीजन मेकिंग एंड स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये हेल्प करता है किस चीज में, हमारा कोऑर्डिनेट करने में, ठीक है, डिसीजन मेकिंग में और स्मूथ फंक्शनिंग करने के लिए। टाइप्स की बात करें अगर हम इंटरनल कम्युनिकेशन के, तो वो है हमारा पहला है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में डाउनवर्ड कम्युनिकेशन समझने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा, पहले एक आप डायग्राम देखिए, ठीक है। पहले मान के चलो कुछ लेवल थे, ये हैगा अपर लेवल जिसमें सुपीरियर लोग हैं, यानी जैसे वो लोग सीईओ वगैरह हैं, ठीक है, मान के चलो सीईओ, कंपनी के जो सीईओ वगैरह होते हैं वो लोग हैं।
ठीक है। नीचे फिर क्या आएगा, मैनेजर वगैरह, ठीक है, जो मैनेजर वगैरह होते हैं वो लोग हैं। फिर उसके नीचे कौन है, एम्प्लॉय वगैरह है, ठीक है, एम्प्लॉय वगैरह, ठीक है। तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में क्या होता है, पहले सीईओ ने कोई बात बोली, ठीक है, फिर वो गया मैनेजर के पास, मैनेजर ने एम्प्लॉयज को बोला, तो कम्युनिकेशन का डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है, इसको बोलते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, ठीक है। तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है, जिसमें कम्युनिकेशन फ्लो होता है फ्रॉम हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट टू लोअर लेवल ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। मैनेजमेंट क्यों बोला गया, कि सीईओ वगैरह जो होते हैं मैनेजमेंट वगैरह करते हैं, ठीक है, डायरेक्टर्स वगैरह इसमें आते हैं, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल्स की बात करें तो इंस्ट्रक्शन वगैरह, पॉलिसीज वगैरह, ऑर्डर्स वगैरह, सर्कुलेशन वगैरह, ये सब जब दिए जाते हैं तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होता है वहाँ पे, पहले ऊपर से बनता है फिर नीचे अप्लाई इम्प्लीमेंट वगैरह किया जाता है इनको। इंपॉर्टेंस की बात करें यहाँ पे तो हेल्प करता है एम्प्लॉयज को अंडरस्टैंड करने में ऑर्गेनाइजेशन के गोल वगैरह को, रूल्स एंड उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी को। फिर आता है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन इसका उल्टा है, जैसे कोई बात हुई एम्प्लॉय से, फिर मैनेजर के पास गई, मैनेजर से फिर उस बात को पहुंचाया गया ऊपर हेड ऑफ डायरेक्टर वगैरह के पास, ठीक है। अपवर्ड कम्युनिकेशन फ्लोज फ्रॉम द एम्प्लॉय टू मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है, एग्जांपल के लिए कोई रिपोर्ट देनी है हमें, एम्प्लॉयज वगैरह की रिपोर्ट देनी है, तो पहले एम्प्लॉय से मैनेजर लेगा, फिर ठीक है, मतलब एम्प्लॉयज की रिपोर्ट क्या होगी, मैनेजर बनाएगा, फिर वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास जाएगा, ठीक है। फिर फीडबैक वगैरह देना हो किसी चीज़ का, एम्प्लॉयज कैसे काम कर रहे हैं क्या नहीं, सजेशन वगैरह देना हो, कंप्लेंट्स वगैरह करनी हो, तो इसमें क्या होता है, अपवर्ड कम्युनिकेशन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंस की बात करें, इनेबल करता है मैनेजमेंट को ताकि वो अंडरस्टैंड कर सके कंसर्न्स जो भी होंगे, ठीक है, या कोई फीडबैक वगैरह आएगा उसको रिसीव कर सके। फिर एक होता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, इसमें क्या होता है, जो जैसे फॉर एग्जांपल सेल्स डिपार्टमेंट है, ठीक है, और यहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, तो जो सेम लेवल के डिपार्टमेंट होंगे वो आपस में क्या होंगे, कनेक्टेड रहेंगे, आपस में बात करेंगे। जैसे प्रोडक्ट का आएगा कोई, ठीक है, यहाँ पे सेल्स का आएगा, ठीक है, यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, यहाँ पे सेल किया जाता है, यहाँ पे फंडिंग वगैरह देखी जाती है, तो ये दोनों आपस में सब क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे, तो ये देखो हॉरिजॉन्टल लाइन बना रहे हैं, ठीक है, इसे बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, ठीक। तो इसमें क्या होता है, सेम लेवल के एम्प्लॉयज वगैरह हो, सेम लेवल के डिपार्टमेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो कम्युनिकेशन टेक प्लेस बिटवीन द एम्प्लॉयज और डिपार्टमेंट एट द सेम लेवल, ठीक है। एग्जाम्पल्स की यहाँ पे बात करें तो ये कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिपार्टमेंट, ठीक है, टीम डिस्कशन वगैरह के लिए हेल्पफुल होता है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन अमंग कलीग। इंपॉर्टेंस की बात करें तो प्रमोट करता है कोऑपरेशन एंड टीम वर्क। फिर आता है डायगोनल कम्युनिकेशन, डायगोनल कम्युनिकेशन में क्या होता है, मैंने बताया टॉप लेवल, मिडिल लेवल, टर्सरी लेवल, ठीक है, टॉप में सीईओ, मैनेजर, एम्प्लॉय, ठीक है। तो क्या होता है, ऐसे फिर डिपार्टमेंट सेम सेम लेवल के होते हैं, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल वाला हो गया, ठीक है, ये डाउनवर्ड वाला हो गया, ये अपवर्ड वाला हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अगर मान के चलो सीधा एम्प्लॉय क्या करे, ठीक है, या सीधा जो हेड लेवल यहाँ पे मैनेजर लेवल का बंदा है, डायरेक्ट एम्प्लॉय वाले लेवल से अगर बात कर लें ऐसे, तो डायगोनली बन रहा है ना, और तिरछे टाइप का आ रहा है ना, तो इसे बोलते हैं हम डायगोनल, ठीक है, डायगोनल कम्युनिकेशन। डायगोनल कम्युनिकेशन occurs when the employees and managers working in different department, अलग डिपार्टमेंट के लोग आपस में क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, ठीक है, एट द डिफरेंट लेवल। एग्जाम्पल की बात करें तो कम्युनिकेशन बिटवीन द लाइब्रेरियन एंड आईटी ऑफिसर, इनका डिपार्टमेंट बिल्कुल क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। इंटरेक्शन बिटवीन प्रोजेक्ट टीम एंड डिफरेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, प्रोजेक्ट टीम है, अलग डिपार्टमेंट है, इनके बीच इंटरेक्शन के लिए भी क्या होता है, हेल्पफुल होता है। कंक्लूजन आप देख सकते हैं, रेज्यूमे राइटिंग, ठीक है। A resume is a formal document that provides a summary of person's educational qualification, skill, work experience, achievement, and professional detail, ठीक है। It is commonly used while applying for job, internship, scholarship, professional opportunities. A well-written resume creates a positive impression, ठीक है। हेल्प करता है एम्प्लॉय को असेस करने में कैंडिडेट की सुटेबिलिटी, ठीक है, किसी पर्टिकुलर पोजीशन के लिए। इंपॉर्टेंस की बात करें रेज्यूमे राइटिंग की, ठीक है, तो रेज्यूमे राइटिंग जो होता है, इट प्रेजेंट पर्सनल एंड प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन होती है इसमें, ठीक है, वो भी सिस्टमेटिक मैनर में। ये हाईलाइट करता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, स्किल, अचीवमेंट वगैरह किसी पर्सन की, हेल्प करता है एम्प्लॉयर को
ताकि कैंडिडेट को इवेलुएट कर सके जल्दी से, मतलब इजीली, ठीक है। इट क्रिएट अ पॉजिटिव एंड फर्स्ट इम्प्रेशन उसका कैसा होगा, ठीक है। अब कोई एम्प्लॉयर है, अब उसका रेज्यूमे देखेगा तो आइडिया लगेगा ना कि वो कैसे, क्या क्वालिफिकेशन क्या है, तो आइडिया लग के पाएगा उसके बारे में। इट क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। इट सर्व्स अ मार्केटिंग टूल फॉर इंडिविजुअल एबिलिटी एंड अकम्पलिशमेंट, ठीक है। मार्केटिंग टूल की तरह से क्यों दिया देखा जा रहा है, क्योंकि एक रेज्यूमे पर्टिकुलर किसी पर्सन को दिया जाता है जब ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो उसके बारे में डिटेल ले पाता है, ठीक है। डिटेल ले पाता है तो ये क्या होता है, एक पर्टिकुलर क्या होगा, पर्सन सेटिस्फाई हो रहता है। तो एक मार्केटिंग टूल की तरह सर्व करता है, ठीक है। क्योंकि मार्केटिंग क्या है, कस्टमर को के नीड को सेटिस्फाई करना, यानी ऐसा प्रोडक्ट दो जिसके नीड सेटिस्फाई हो, ठीक है, प्रोडक्ट या सर्विस। मेन कंपोनेंट्स ऑफ रेज्यूमे, इसके मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, डिटेल वगैरह, ठीक है। करियर का ऑब्जेक्टिव होता है, उसमें थोड़ा बड़ा ब्रीफ में बताते हैं अपने बारे में, गोल्स वगैरह क्या है, प्रोफेशनल एस्पिरेशन क्या है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होती है कि जैसे एकेडमिक डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेशन वगैरह क्या है। स्किल्स जैसे इंफॉर्मेशन अबाउट टेक्निकल कम्युनिकेशन, कंप्यूटर एंड अदर रिलेवेंट स्किल्स वगैरह। वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो डिटेल होता है प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट का, इंटर्नशिप का, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस का। अचीवमेंट एंड अवार्ड्स की बात करें तो इम्पोर्टेंट अकम्पलिशमेंट अवार्ड एंड रिकग्निशन, ठीक है, ये सब रिसीव होती है इसमें, ठीक है। रेफरेंसेस दिए होते हैं, नेम एंड कॉन्टेक्ट डिटेल्स होती है, ठीक है, ताकि जो भी कैंडिडेट से अगर बाद में कभी जरूरत पड़े तो उसका कॉल वगैरह कर सकते हैं। तो पर्सनल डिटेल्स वगैरह थोड़े से होती है कॉन्टेक्ट वगैरह करने के लिए। प्रिपेयरिंग अ पोर्टफोलियो, ठीक है। A portfolio is a collection of document। आप टेंशन मतलब है, पोर्टफोलियो, सीवी, ठीक है, और क्या बोलते हैं, रेज्यूमे, ठीक है। इन सभी में अंतर क्या होता है, उसकी एक पर्टिकुलर टेबल बना रखी है नीचे, मैंने आपको थोड़ा हल्के में समझा दूंगा, ठीक है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे कि क्या क्या चीजें होती हैं, कई बार एग्जाम में आया भी हुआ है, ठीक है, तो आपको हेल्प मिलेगी। A portfolio is a collection of documents, certificates, achievements, and work sample projects, ठीक है, other evidence that demonstrate personal skill, qualification, accomplishment. It provides a comprehensive picture of a individual ability and professional development। ये थोड़ा डिटेल्ड होता है, ठीक है। Importance of a portfolio, it showcase skill, talent and achievement। It provide evidence of academic and professional accomplishment। It helps employer evaluate candidate's ability। डेमोस्ट्रेट करता है उसकी ग्रोथ, लर्निंग और एक्सपीरियंस को, ठीक है। स्ट्रेंथन्स जॉब एडमिशन एंड प्रमोशन एप्लीकेशन, ठीक है, यानी हेल्पफुल कहाँ होता है, जॉब में एडमिशन लेने में कहीं, ठीक है, प्रमोशन वगैरह में। रिफ्लेक्ट करता है प्रोफेशनलिज्म एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यानी ये दिखाता है कि वो कितना प्रोफेशनल था ने क्या है, ठीक है। स्टेप क्या होते हैं उसको प्रिपेयर करने के, पहले डिफाइन करो पर्पज को, कलेक्ट करो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट को, ठीक है, फिर उसके बाद ऑर्गेनाइज करो कंटेंट को, इंक्लूड करो पर्सनल प्रोफाइल, शोकेस करो अचीवमेंट वगैरह, रेगुलरली उनको अपडेट करते रहो टाइम टू टाइम, जो भी नई स्किल वगैरह आती है उस हिसाब से, ठीक है। तो पर्पस डिफाइन किया पहले कि किस पर्पस के लिए बना रहे हो, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के लिए कि एकेडमिक एडमिशन के लिए, प्रमोशन, अकॉर्डिंग देखो। रिलेवेंट उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो, जैसे जिस पर्टिकुलर चीज़ के लिए बना रहे हो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लो, ठीक है। ऑर्गेनाइज करो कंटेंट को अच्छे से, सिस्टमेटिकली, ठीक है। लॉजिक, पहले क्या आना चाहिए फिर क्या आना चाहिए। इंक्लूड करो पर्सनल प्रोफाइल को, स्किल्स वगैरह, करियर ऑब्जेक्टिव वगैरह, क्वालिफिकेशन है, ऐसी चीज़ें बताओ, ठीक है। अ, उसमें फिर बताओ कि अचीवमेंट्स वगैरह आपके क्या क्या हैं, सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स वगैरह आपने कौन कौन से किए, सारी चीज़ें बताओ, क्या क्या चीज़ें हासिल की, ठीक है, मेडल्स वगैरह, कुछ जो भी अचीवमेंट वगैरह अपडेट करते रहो तो बता दूंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने आपके समझाने के लिए जस्ट इन तीनों में अंतर बना दिया, ठीक है, कई बार एग्जाम में आ जाता है कि बताओ रेज्यूमे पोर्टफोलियो में क्या अंतर है। तीनों को मैंने साथ में रख दिया, ठीक है, आप सीधा समझ सकते हैं। मीनिंग की बात करूँ, सीवी जो होता है इसको करिकुलम विटे बोलते हैं, ठीक है। ये डिटेल्ड रिकॉर्ड ऑफ एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल बैकग्राउंड, ये डिटेल्ड होता है। समरी रिज्यूमे जो होता है शॉर्ट समरी ऑफ एजुकेशन, स्किल्स एंड एक्सपीरियंस। ये क्या होता है, शॉर्ट समरी होती है, पूरा डिटेल्ड होता है करिकुलम, ठीक है। कलेक्शन पोर्टफोलियो में क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वर्क सैंपल, यानी जो अपने वर्क काम हम किए हैं उसके सैंपल भी होते हैं इसमें, ठीक है। अचीवमेंट्स वगैरह, एविडेंस वगैरह, उसके प्रूफ वगैरह सब होते हैं,
ठीक है। इसकी लेंथ की बात करें तो 2 से लेकर 10 पन्ने से ज़्यादा थोड़ा बड़ा हो सकता है, ये 1 से 2 पन्ने छोटा होता है। ठीक है, इसकी कोई फिक्स लेंथ नहीं है, आपने जो काम उम किया सब लगा होगा तो कई बार बहुत बड़ा भी हो सकता है। ठीक है। पर्पस की बात करें तो देखो, सीवी जो होता है उसमें एकेडमिक, रिसर्च, टीचिंग एंड प्रोफेशनल पोजीशन के लिए यूज़ किया जाता है। रेज्यूमे का जॉब एप्लीकेशन वगैरह के लिए ज़्यादातर यूज़ करते हैं। और पोर्टफोलियो का जो यूज़ करते हैं ज़्यादातर ये दिखाने के लिए कि जो एक्चुअल वर्क वगैरह है, प्रोजेक्ट वगैरह या अचीवमेंट वगैरह आपने हासिल किए वो क्या है। ठीक है। कंटेंट की बात करें तो सीवी में जो होता है एजुकेशनल, एजुकेशन के डिटेल होती है, एक्सपीरियंस होता है, पब्लिकेशन, रिसर्च, अवार्ड, स्किल्स वगैरह होती हैं। ठीक है। रेज्यूमे में एजुकेशनल स्किल, एक्सपीरियंस, अचीवमेंट रिलेवेंट टू जॉब से रिलेटेड चाहिए जो जरूरी है। ठीक है। पोर्टफोलियो की बात करूँ तो सर्टिफिकेट भी होते हैं, प्रोजेक्ट, रिपोर्ट्स, डिजाइन, पब्लिकेशन, अवार्ड, फोटोग्राफ और भी चाहिए हो सकते हैं। ठीक है। लेवल ऑफ डिटेल की बात करें तो ये वेरी डिटेल्ड होता है, ये ब्रीफ एंड कंसाइज होता है, ये डिटेल्ड एविडेंस ऑफ वर्क एंड अकम्प्लिशमेंट, पूरा एविडेंस होता है आपके काम का। ठीक है। ये कस्टमाइजेशन की बात करें यहाँ पे रेयर कस्टमाइज होता है, हर जॉब के हिसाब से, मतलब हर बार उतना चेंज नहीं करना पड़ता। ठीक है। ये कस्टमाइज होता है जॉब के अकॉर्डिंग। ठीक है। ये अपडेटेड होते हैं हमेशा, जो भी आपका अचीवमेंट्स वगैरह बढ़ते रहते हैं सबको अपडेट किया जाता है। ठीक है। फोकस की बात करें तो कंप्लीट करियर हिस्ट्री होती है, उसमें रिलेवेंट जॉब के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो होती है, डेमोस्ट्रेट करता है स्किल, अचीवमेंट इज अचीव। ठीक है। अब आपको आइडिया तो लग ही गया होगा तो। ठीक है। कॉमनली यूज कहाँ होता है, एकेडमिक, रिसर्च, फेलोशिप, यहाँ पे आपको देख सकते हैं आप। ठीक है। इंक्लूड वर्क सैंपल्स की बात करें तो इसमें नहीं होते हैं, इसमें होता है। ठीक है। तो ये आप समझ चुके हैं। ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, प्रेजेंट करना कंप्लीट प्रोफेशनल प्रोफाइल को, ये सिक्योर करता है इंटरव्यू में जॉब के लिए, ये डेमोस्ट्रेट करता है कंपिटेंस ऑफ एक्चुअल वर्क एंड अचीवमेंट। ठीक है। फिर आता है हमारा यहाँ पे प्रिपेयर अ प्रोफाइल। ठीक है। हाँ ठीक है। क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। आपको कई बार प्रोफाइल बनाने के लिए दे दिया जाता है, ऊपर में पढ़ा था ना प्रोफाइल क्या होती है, उसमें किसी इंसान की क्या होती है, ब्रीफ समरी वगैरह उसके बारे में डिटेल होती है। ठीक है। तो मैंने एक क्वेश्चन रखा है आपको समझाने के लिए कि ये क्वेश्चन आप देख लो कि एग्जाम में कैसे आ सकता है। ठीक है। तो लिखा प्रिपेयर प्रोफाइल ऑफ मिस्टर राजेश कुमार यूजिंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ये इन्फॉर्मेशन देखो यहाँ पे क्वेश्चन में रखी हुई है। ठीक है। कई बार एग्जाम में नहीं दे रखी हो अगर तो आप अपने हिसाब से जो मन करे यूज कर सकते हैं। ठीक है। जो आपको रिलेवेंट लगे, जैसे यहाँ पे नेम दे दिया है, एज दे दिया है, क्वालिफिकेशन दे दिया है। ठीक है। मतलब सारी इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन है। ठीक है। अब आंसर कैसे लिखना है तो आपको ब्रीफली तरीके से बताना है। जैसे यहाँ पे देखो क्या कहते हैं, मिस्टर राजेश कुमार इज 20 ओल्ड ईयर ओल्ड 22-year-old student who has completed the bachelor degree and this thing, मतलब उसी चीज को देखो क्या समराइज मैनर में बता दिए। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उसके बारे में पता चल जा रहा है, उसकी स्किल हॉबी, उसके बैकग्राउंड वगैरह के बारे में मालूम चल जा रहा है, और छोटे से में आइडिया लग जा रहा है, तो इसी को बोलते हैं प्रोफाइल। अब एग्जाम में आएगा तो आप इजिली कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको एक फॉर्मेट दे दिया है, चाहो तो आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है। कोई भी पर्टिकुलर चीज आ जाए, किसी चीज में प्रोफाइल आ जाए, नॉर्मली फॉर्मेट रह जाएगा, फिट हो जाएगा। ठीक है। आप याद करके डायरेक्टली लिख सकते हैं। अगर आपको याद करना हो तो कर सकते हैं, अदरवाइज कोई बहुत बड़ा टास्क तो है नहीं। ठीक है। अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन मैंने बनाया था कि करिकुलम विटे। ठीक है। अगर सीवी वगैरह बनाने के लिए आपको आ जाए तो आप कैसे बनाएंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन देखो यहाँ पे दे रखा है कि एक पर्टिकुलर पर्सन है, उसकी ये डिटेल है, देता तो ठीक है, नहीं तो आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। ठीक है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जैसे उसका नाम दे रखा है, नेम, दिल्ली एड्रेस दे रखा है, मोबाइल नंबर, ये हमने आंसर लिख रहा है। ठीक है। तो हमने पहले पर्सनल डिटेल वगैरह बताई। ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे करियर ऑब्जेक्टिव, बताएंगे कि करियर का ऑब्जेक्टिव वगैरह क्या है। फिर उसके बाद हम लिखेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जैसे एग्जामिनेशन, इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी, फिर ईयर वगैरह जो भी है उसके बारे में बताएंगे। तो एग्जामिनेशन कौन कौन से, जैसे दिल्ली दिया, बीए दिया। इंस्टीट्यूशन की बात करें यहाँ पे तो इग्नू या यहाँ से किया, ईयर की यहाँ से पास किया। कंप्यूटर स्किल्स जैसे एक्स्ट्रा स्किल वगैरह जो बताओ, नॉलेज जो पता है लैंग्वेज की वो बता दो, अपनी हॉबीज बताओ। ठीक है। डिक्लेरेशन दो कि जो इन्फॉर्मेशन हमने दी है वो करेक्ट है। ठीक है। अपने हिसाब से हमने पूरा चेक कर लिया।
फिर डेट लिखो यहाँ पे, प्लेस बताओ, अपना साइन करो। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, ये सीवी हो गया। ठीक है, यहाँ पे बाकायदा फॉर्मेट मैंने लिख दिया, यहाँ पे चाहो तो आप देख सकते हैं, वही सारी चीजें हैं। ठीक है, सीवी और रेज्यूमे अगर लिखने, सीवी की जगह रेज्यूमे लिखने आ गया तो कुछ नहीं करना, वही सारा लिख देना। ठीक है, बस क्या चीजें कर सकते हो आप, जो अचीवमेंट वाला था, अवार्ड वाला मतलब उस पार्ट को आप क्या करते हैं, आमतौर पर हटा सकते हैं। ठीक है, रेफरेंसेस की बात करें, इसको हटा सकते हैं आप, रिलेशन को भी चाहो तो हटा सकते हैं। ठीक है, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन वगैरह जो होती है, मतलब ये सब चीज़ें आप हटा दो ना, तो वही जो आपका सीवी और रेज्यूमे बन जाएगा। ठीक है, कुछ अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें यहाँ पे हम, तो अनसीन पैसेज आते हैं एग्जाम में आपके। ठीक है, जैसे 11th 12th क्लास में नहीं आते थे, वैसे ही आपको पैसेज दिया रहेगा, नीचे इसके क्वेश्चन आंसर पूछ लेगा। ठीक है, तो ये तो आप इजीली कर सकते हैं, इसमें कोई पर्टिकुलर नोट्स वगैरह, मतलब ऐसी कोई चीज़ की तो जरूरत तो पड़ेगी नहीं, नॉर्मल आपका ग्रामर रहेगा इसमें। ठीक है, आप उसको पढ़ो और आंसर दो। ठीक है, सेंटेंस फॉर्मेशन। ठीक है, सेंटेंस वगैरह बनाने के लिए आता है, कई बार आपको वर्ड दे देगा, बोलेगा सेंटेंस बनाओ इसके ऊपर, इसका यूज करके, तो बना सकते हो इजीली। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, कंप्लीट द सेंटेंस विथ अप्रोप्रिएट वर्ड। ठीक है, तो उसमें यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीजें आएंगी और भी। ठीक है, ताकि इस बार क्या हो कि आप जब एग्जाम देने जाओ तो ज्यादा से ज्यादा टॉपिक हमारा सारे कवर ही रहे। ठीक है, और आप एग्जाम में उसके बारे में आइडिया रहे आपको पूरा, क्या क्या लिखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने बनाया, यहाँ पे वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का ये मैंने डायग्राम बनाया है। ठीक है, डायग्राम क्यों बनाया, इससे आपको इजीली थोड़ा समझ आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन, इसमें यूज किया जाता है वर्ड्स को। ठीक है, इन्वॉल्व होता है, जैसे कि स्पोकन वर्ड्स हो सकते हैं, रिटर्न भी हो सकता है, यानी कोई चीज आप बोल रहे हो या लिख रहे हो। ठीक है, दोनों क्या आएगा, वर्बल कम्युनिकेशन में आएगा। ठीक है, और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है, इसमें यूज करता है बॉडी लैंग्वेज को, इन्वॉल्व बॉडी एक्सप्रेशन, गेस्चर और एक्शन। ठीक है, हाव भाव जैसे आप दिखा रहे हैं। ठीक है, मतलब जो आपके गेस्चर्स वगैरह हैं, एक्सप्रेशन जो दिखा रहे हैं, वो नॉन वर्बल में आते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स की बात करें यहाँ पे हम वर्बल कम्युनिकेशन की, तो देखो, स्पीकिंग, राइटिंग, फोन कॉल, ईमेल, टेक्स्ट मैसेजेस वगैरह ये वर्बल में आएगा। इसमें डायरेक्ट एंड क्लियर, जो मैसेज वगैरह देते हैं वो डायरेक्ट और क्लियर कन्वे होता है, दूसरे को समझ आता है। ठीक है, जो हम बोलना चाह रहे हैं हम बोल देते हैं, या लिख के दे सकते हैं। ठीक है, इजी टू कंट्रोल, यहाँ पे क्या होता है, द स्पीकर और द राइटर कैन चूज वर्ड्स केयरफुली, जो वर्ड उसे बोलना है अपने हिसाब से कंट्रोल करके बोल सकता है। ठीक है, लैंग्वेज बेस्ड होता है, डिपेंड्स ऑन लैंग्वेज एंड वोकेबलरी, यहाँ पे इजी टू कंट्रोल का मतलब समझे, यहाँ पे आप कुछ बात बोलना चाह रहे हो तो आप वो बात लिख सकते हो, डायरेक्टली बोल सकते हो। ठीक है, लैंग्वेज बेस्ड मतलब क्या होता है, डिपेंड ऑन लैंग्वेज एंड वोकेबलरी, जो लैंग्वेज या वोकेबलरी उसको आता है उस हिसाब से यूज करके बात कर रख सकता है अपने। ठीक है, ये लेस एक्सप्रेसिव होता है, मैं लैक इमोशन एंड पर्सनल टच, इसमें इमोशन जो होता है ना, थोड़ा इमोशन की कमी होती है। ठीक है, यहाँ पे बात करें एग्जांपल्स की, नॉन वर्बल की, तो फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्चर्स वगैरह। ठीक है, ये सारी चीज अच्छा बताया था मैंने। हाँ देखो, ये जो होता है इनडायरेक्ट होता है पर बहुत पावरफुल होता है। ठीक है, कन्वे फीलिंग एंड एटीट्यूड इनडायरेक्टली, यानी ये फीलिंग और एटीट्यूड क्या होता है, इनडायरेक्टली दिखाता है इंसान का। हार्ड टू कंट्रोल, इसे कंट्रोल करना क्या होता है, काफी हार्ड, जैसे उसमें इजी था इसमें हार्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो, आपके सामने शेर आ गया। ठीक है, अब शेर आ गया तो आपका इमोशन क्या रहेगा, आप डरे रहोगे ना, कंट्रोल नहीं कर पाओगे आप। बट यहाँ पे लिखने बोलने वाले कम्युनिकेशन में क्या था, इसमें आप जो बोलना है आप इधर तो बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें तो पक्का पहले डरोगे भागोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपने इमोशन को कंट्रोल जल्दी नहीं कर पाओगे, बॉडी लैंग्वेज नेचुरल है तो डिफिकल्ट टू फेक कम्प्लीटली। ठीक है, उसको मतलब आप अपने हिसाब से चेंज करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, आप खुश हो, ठीक है, आप दुखी दिखाना चाहो या दुखी हो तो खुश दिखाना चाहो, तो मतलब वो बड़ा मुश्किल होता है। कल्चर इन्फ्लुएंस्ड होता है, मीनिंग कैन चेंज फ्रॉम द कल्चर टू कल्चर, यानी कल्चर के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर एक्सप्रेशन की मीनिंग चेंज हो सकती है। ठीक है, मोर एक्सप्रेसिव होता है, इसमें इमोशन, फीलिंग वगैरह, सिंसियरिटी वगैरह ये सब दिखता है। ठीक है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आप देखो, आप कहीं भी किसी एरिया में गए हो, ठीक है, कहीं ऐसी जगह गए हो जहाँ की लैंग्वेज एकदम अलग है, आप हंस रहे हो ना तो लोग जान जाएंगे कि आप खुश हो। ठीक है, दुखी हो तो आइडिया लग जाएगा, तो इसमें इमोशन क्या होता है, फीलिंग कन्वे हो पाती है। पर ये जो रिटर्न होता है, इसमें आप बोल ही नहीं पाओगे, उसकी भाषा ही नहीं जानते हो, तो कहाँ से अपनी बातों को रख पाओगे। ठीक है, मीनिंग ही नहीं बन पाएगा।
तो ये दोनों जब मिलते हैं ना तब आता है बेस्ट रिजल्ट। ठीक है, वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मिलते हैं तो रिजल्ट क्या आता है? बेस्ट। ठीक है, अब लिखा है इन शॉर्ट वर्ड व्हाट वी से इज वर्बल कम्युनिकेशन एंड हाउ वी से इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, यानी जो हम कह रहे हैं अपने हिसाब से बना के लिख रहे हैं वो तो वर्बल है, बट जो हम नहीं कह रहे हैं फिर भी बातें जा रही है, ठीक है, वो नॉन वर्बल है। यानी किस तरीके से हम कह रहे हैं उस बातों को, मतलब एक्सप्रेशन वगैरह। ठीक है, सेफ एंड अनसेफ टॉपिक्स फॉर स्मॉल टॉक, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, देखो फिलहाल अभी। इम्पोर्टेंट मतलब आपको बातें ध्यान रखनी चाहिए, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। ठीक है, एग्जाम में तो फिलहाल ऐसा नहीं दिखा मुझे, बट ये मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट है तो बता देना चाहिए। सेफ टॉपिक क्या होते हैं? अगर कहीं आप किसी से बात करते हो, ठीक है, तो किन वर्ड्स का आपको यूज करना चाहिए और किन वर्ड्स का नहीं यूज करना चाहिए, यही है। ठीक है, तो सेफ टॉपिक्स क्या होते हैं? जैसे आप किसी से मिलते हो तो वेदर के बारे में पूछो, ठीक है, कि मौसम कैसा है क्या नहीं है। ट्रैवल, घूमने वूमने के बारे में पूछो, ठीक है, प्लेसेस वगैरह कहाँ घूमना है, कहाँ कैसे है। ठीक है, खाने पीने की बातें करो, मूवीज वगैरह, म्यूजिक वगैरह, बुक्स वगैरह की बातें करो, हॉबी बताओ, इंटरेस्ट बताओ, वर्क और स्टडी वगैरह बताओ, कैसी पढ़ाई चल रही है, क्या चल रहा है। ठीक है, इवेंट या फेस्टिवल्स कुछ हुए हैं तो उसके बारे में बताओ, पॉजिटिव एंड इंस्पायरिंग थिंग के बारे में बात करो। तो ये क्या है? टॉपिक सेफ होते हैं बात करने के लिए, आप जिससे चाहो बात कर सकते हैं इन बारे में। फिर आते हैं अनसेफ टॉपिक, इनको बेटर होता है कि आप अवॉइड करो। ठीक है, ऐसी चीजें मत पूछो, मतलब नॉर्मली जैसे मनी और सैलरी, इससे उसके पैसे कितने कमा रहा है, कितनी सैलरी है, ये सब चीजें नॉर्मली नहीं पूछनी चाहिए। ठीक है, पॉलिटिक्स वगैरह के बारे में मत बात करो, पता चले उनके ओपिनियन डिफरेंट हो गए, आपस में लड़ जाएंगे। ठीक है, रिलीजन के बारे में बात मत करो किसी के, ठीक है, धर्म वगैरह के। पर्सनल प्रॉब्लम्स के बारे में उनके बात मत करो, ठीक है, नहीं तो फिर और मतलब ज्यादा ही फिर सदमे में चले जाएंगे। ठीक है, एज एंड वेट, ठीक है, किसी की उम्र मत पूछो, इसका वजन मत पूछो, फिर वो क्या होता है ना, नर्वस होने लग जाता है, वो कई बार हार्ट भी हो जाता है, उसकी फीलिंग हर्ट हो जाती है। ठीक है, रूमर्स एंड गॉसिप, यानी ऐसे रूमर वगैरह की बातें मत करो जो एकदम जिसको कोई भरोसा ही नहीं, मतलब जो गलत अफवाह वगैरह होती है। ठीक है, कंट्रोवर्शियल और सेंसिटिव इश्यू के बारे में बात मत करो, ठीक है, जैसे डिस्क्रिमिनेशन, वॉर, लड़ाइयाँ वगैरह, इन सब चीज़ों से रिलेटेड बातें मत करो। ठीक है, ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग से रिलेटेड भी बातें मत करो। ठीक है, नॉट एवरीवन इज कंफर्टेबल विद दिस। ठीक है, यानी हर किसी को ऐसा पसंद नहीं होता। टिप्स फॉर इफेक्टिव स्पीकिंग, ठीक है, यानी इफेक्टिव स्पीकिंग यानी आपको अच्छे से बात करनी है ताकि लोगों को आपका मैसेज जैसा आप बोलना चाह रहे हैं वैसा ही करना है और समझ आए अच्छे से। उसके टिप्स क्या हैं? तो पहला हमारा, नो योर टॉपिक, यानी अपने टॉपिक के बारे में पहले अच्छे से जानो, ठीक है, उसके बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करो। प्लान योर स्पीच, फिर प्लान करो कि आप स्पीच को कैसे देंगे, कैसे कैसे बातों को रखेंगे, उसका सीक्वेंस वगैरह, आउटलाइन वगैरह क्या रहेगी। ठीक है, नो योर ऑडियंस, जिनको आप वो मैसेज देना चाह रहे हैं ना, उनको अच्छे से जानो, उनके एज देखो, कौन सी एज के हैं, इंटरेस्ट देखो, उनके एक्सपेक्टेशन देखो, उनके बारे में जान के फिर उसके अकॉर्डिंग अपने मैसेज को तैयार करके बताओ। ठीक है, स्टार्ट स्ट्रांगली, यानी जब स्टार्ट करते हो तो पावरफुल तरीके से ओपनिंग करो ताकि लोगों की अटेंशन आपकी तरफ जाए। स्पीक क्लियरली, जो भी बात बोल रहे हो क्लियर बोलो, सिंपल वर्ड्स यूज करो ताकि लोग अच्छे से समझ पाए, स्पीड भी मॉडरेट होनी चाहिए। और फिर अगला टॉपिक, हाँ अगला पॉइंट अपना, यूज बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज का पूरा यूज करो क्योंकि अभी मैंने बताया था वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मिलके क्या बनते हैं? बेस्ट मैसेज कन्वे करते हैं। ठीक है, यूज योर वॉइस वेल, अपनी वॉइस को अच्छे से यूज करो, जो पिच वगैरह है, टोन वगैरह, वॉल्यूम क्या है, कितनी रखनी है, उन सभी चीजों का ध्यान रखो। ठीक है, बी कॉन्फिडेंट, जब भी आप कोई बात रखते हो तो कॉन्फिडेंट रहो। ठीक है, क्योंकि आप कोई बात रख रहे हो और कॉन्फिडेंट नहीं हो तो लोग आपकी बातों को बिलीव कम करेंगे। ठीक है, एंगेज योर ऑडियंस, यानी अपने ऑडियंस के साथ एंगेज रहो। ऐसा नहीं कि कॉन्फिडेंट तो अपनी बातें करे जा रहे हो और ध्यान ही नहीं दे रहे ऑडियंस क्या कर रही है। उनसे भी क्वेश्चंस वगैरह पूछो, ठीक है, उनकी बातें जो है उससे मतलब उनसे इन्वॉल्व होने की कोशिश करो थोड़ा बहुत। ठीक है, यूज विजुअल एड, हो सके तो स्लाइड्स वगैरह, चार्ट्स वगैरह ऐसी चीजें यूज करो ताकि लोग क्या हो, ज्यादा अट्रैक्ट हो, क्योंकि विजुअल चीजों को लोग ज्यादा देख के अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, कंक्लूड इफेक्टिवली, ठीक है, यानी जो भी आपने बातें लास्ट में बोली उसको क्या करो, समराइज करके लास्ट में बता दो कि हमने इन इन चीजों पर बात करी, ताकि लास्ट में लोग जो जो बातें हुई हैं उनका मेन पॉइंट समरी याद रखे कि मेन बात हुई क्या थी। ठीक है, अगला हमारा टेलीफोन स्किल,
टेलीफोन स्किल क्या आएगा कि जब भी आप टेलीफोन वगैरह पे बात करते हैं ना, आप फोन पे बात करते हैं, देखो एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, टेलीफोन या मोबाइल फोन कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो उसमें क्या स्किल्स होनी चाहिए आपकी, ठीक है, वो चीजें जानेंगे हम, ठीक है। गुड टेलीफोन स्किल्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग कनेक्शन एंड ट्रस्ट। पहला है प्रिपेयर बिफोर यू कॉल, जब भी किसी को कॉल करते हैं अच्छे से प्रिपेयर कर लो, ठीक है, कि पर्पस क्या है, किस लिए कॉल कर रहे हो, ठीक है। नेसेसरी चीजें कौन कौन सी चीजें, बात किन किन चीजों पे बात करना है, ठीक है। फिर ग्रीट पोलाइटली, अब कॉल लगा ली अपने, अब उनको आंसर, पहले स्टार्टिंग जो करेंगे वो ग्रीटिंग जो देंगे, जैसे हेलो मतलब गुड मॉर्निंग वगैरह, ठीक है, गुड आफ्टरनून वगैरह जो भी है वो पोलाइटली देना है अच्छे से। स्लो, स्पीक क्लियरली एंड स्लोली, ठीक है, सही से बोलना है, क्लियर बोलना है, मॉडरेट स्पीड में, ठीक है। लिसन एक्टिवली, बातों को आपको एक्टिव होकर अच्छे से सुनना है, जो भी बातें हो रही हैं, ठीक है। डू नॉट इंटरप्ट, लेट द कॉलर फिनिश, जब तक कोई बोल कॉलर आपसे बात कर रहा है उसकी बात को इंटरप्ट ना करे जब तक वो अपनी बात पूरी ना कर ले, ठीक है। बी कंसाइज एंड रिलेवेंट, जो बातें हो रही हैं उसी टॉपिक से रिलेटेड बातें करें, नेसेसरी बातें। टेक एंड कंफर्म द मैसेज, ठीक है, यानी नोट डाउन कर लो इंपॉर्टेंट डिटेल वगैरह को ताकि उसको बार बार रिपीट ना करना पड़े, ठीक है। आप एक ही बात 10 बार पूछ रहे हो, और हालचाल कैसा है, बढ़िया है, फिर वही चीज 10 बार पूछ रहे हो, और नहीं, एक ही चीज को रिपीट मत करते रहो। एंड द कॉल प्रोफेशनली, कॉल को जब एंड करो ना तो प्रोफेशनल तरीके से, जैसे गुड बाय बोलो, थैंक यू बोलो, तो अच्छे कुछ वर्ड्स यूज करो। मेंटेन अ पॉजिटिव एटीट्यूड, एटीट्यूड आपका पॉजिटिव होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए आपको, आप में काम होना चाहिए, ठीक है, मतलब आप शांत रहे वहाँ पे, ठीक है, सही तरीके से बात करें। क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, उसका ध्यान रखो। जैसे कि क्या करना है उसमें आप देखेंगे, यहाँ पे आएगा, अ, एक मिनट अरेस्ट कर लेता हूँ जरा। आइडेंटिफाई योर सेल्फ एंड योर ऑर्गेनाइजेशन, अपने से अपने आप को और अपने ऑर्गेनाइजेशन को पहले समझो, ठीक है, पहचानो। यूज द कॉलर्स नेम, कॉलर का नेम देखो कौन है, ठीक है, अगर जानते हो तो उसी हिसाब से अपने आप को मतलब रेडी रखो ना, कैसे बात करना है। कीप अ पेन एंड पेपर रेडी, पेन पेपर रेडी रखो, किस बारे में बात हो रही है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, नोट करो। मेंटेन अ फ्रेंडली एंड हेल्पफुल टोन, रिस्पेक्ट द कॉलर्स टाइम, उसका टाइम की भी वैल्यू करो, ये नहीं कि उसका सारा टाइम आप खर्च करने लगो भी मतलब का। इंश्योर प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है। फॉलो अप इफ नेसेसरी, ठीक है, अगर लगता है कि ये बातें जो है कि कहीं फॉलो नहीं हुई है तो देखो कहाँ गलती है, फिर उसको दोबारा फॉलो करो, ठीक है। क्या चीज़ें नहीं करनी है, डू नॉट कीप कॉलर ऑन होल्ड फॉर लॉन्ग टाइम, ये नहीं इसको होल्ड करके आप पता नहीं क्या बातें करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, ठीक है, इसके हाथ में देखो, डबल हाथ में ऐसे ही हो गए मिस्टेक, ठीक है। डू नॉट स्पीक इन रूड एंड इम्पेशेंस टोन, ठीक है, रूड और इम्पेशेंट टोन पे मत देखो, ठीक है, मतलब ऐसे मत बात करो कैसे लग रहा है घमंडी इंसान हो कोई, ऐसा नहीं। डू नॉट इंटरप्ट और टॉक ओवर द कॉलर, ठीक है, उसको बार बार इंटरप्ट मत करो, या फिर वो बोले जा रहा है आप भी बोले जा रहे हो, ऐसा नहीं करना। डो नॉट यूज स्लैंग और इनफॉर्मल लैंग्वेज, ठीक है, फॉर्मल तरीके से बात करो, मतलब प्रोफेशनल वर्ड्स जो होते हैं या सही जो वर्ड्स होते हैं वो यूज करो, ठीक है। डू नॉट ईट, ड्रिंक और डू पर्सनल वर्क वाइल टेकिंग, ठीक है, खाना खाते खाते बात कर रहे हो, पानी पीते पीते, ऐसा नहीं करना चाहिए। डू नॉट गिव फॉल्स एंड अनक्लियर इन्फॉर्मेशन, ठीक है, गलत इन्फॉर्मेशन मत दो और ऐसी इन्फॉर्मेशन मत दो जिसके बारे में आपको खुद नहीं पता, ठीक है। की एस्पेक्ट्स ऑफ बॉडी लैंग्वेजेस, जो बॉडी लैंग्वेजेस होते हैं उसको मैंने एक शॉर्ट नोट बनाया है, ठीक है। कई बार देखा था मैंने, पिछली बार एग्जाम में आया हुआ है कि ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन दे रहा है कोई, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मीनिंग बताओ। तो ऐसा एग्जाम में अगर आ गया तो आप इसमें कई बार गड़बड़ कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार समझते हैं। फेशियल एक्सप्रेशन की बात करें, फेस इज द मोस्ट एक्सप्रेसिव पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। स्माइल क्रिएट्स वार्म एंड ट्रस्ट, ठीक है, स्माइल क्या क्रिएट करती है, वार्म एंड ट्रस्ट। फ्राउन एंड एंग्री एक्सप्रेशन में सो डिसअप्रूवल, यानी कोई गुस्से से मत सकता कि आपकी बात से डिसएग्री है। मेंटेन अ प्लीसेंट एंड अटेंटिव एक्सप्रेशन, ठीक है, एक्सप्रेशन वगैरह प्लीसेंट होना चाहिए, शांत स्वभाव वगैरह वाला, ठीक है। अवॉइड नेगेटिव एक्सप्रेशन लाइक आई रोलिंग एंड स्काउलिंग, ठीक है। यहाँ पे आई रोलिंग और स्काउलिंग का मतलब समझिए आप पहले। आई रोलिंग में क्या होता है, जैसे नहीं कोई पर्सन है, ठीक है,
ऐसे आँख है कि ठीक है, कहीं ऊपर देख रहा है, कहीं साइड में देख रहा है, ठीक है। तो ये बार बार आंखें इधर घुमाना फिराना, ये आई रोलिंग हो गया। क्राउलिंग की बात करें, इसमें नहीं थोड़ा गुस्से टाइप का देखना है, ऐसे कुछ चेहरा बना के, ठीक है। ये ये हो गया क्राउलिंग, ठीक है। आई कांटेक्ट की बात करें तो शो कॉन्फिडेंस, इंटरेस्ट एंड ऑनेस्टी। ये दिखाता है आपके कॉन्फिडेंस को, आपके इंटरेस्ट में पर्टिकुलर चीज में क्या आएगा, और आपका ऑनेस्टी क्या आएगा, ठीक है। मेंटेन करता है आई कांटेक्ट अबाउट 70 to 80%, यानी हमें आई कांटेक्ट जो होना चाहिए ना, ये मेंटेन आई कांटेक्ट अबाउट, हमें 70 से लेके 80% तक क्या करना चाहिए टाइम, आई कांटेक्ट बना के रखना चाहिए। हमेशा नहीं कि लगातार किसी घूरते रह रहे हो, ठीक है, ऐसे तो परेशान हो जाएगा, ठीक है। 70 से लेके 80% तक आई कांटेक्ट बना के रखना चाहिए। टू लिटिल आई कांटेक्ट सजेस्ट नर्वसनेस। आप किसी को देख के बार बार मुंडी नीचे कर ले रहे हो, इससे लगेगा कि नर्वस हो आप, ठीक है। एक्सेसिव स्टेयरिंग में सेम एग्रेसिव, लगातार देखे जा रहे हो तो भड़कीला हो जाएगा। इन ग्रुप्स लुक एट डिफरेंट पीपल वाइल स्पीकिंग, ठीक है। ग्रुप्स में अगर रहते हैं ना तो अलग अलग पीपल्स को देखो, पहले एक बस को देखा, थोड़ा इधर देख लिया, उधर देख लिया, ऐसा सही रहता है। किसी एक को झांकते रहोगे तो फिर ऐसा सही नहीं लगता, ठीक है। पोस्चर्स की बात करें तो गुड पोस्चर रिफ्लेक्ट कॉन्फिडेंस एंड अटेंटिवनेस। पोस्चर अच्छा होना चाहिए बॉडी का। स्टैंड और सिट अपराइट विथ रिलैक्स्ड शोल्डर, ठीक है। स्लाउचिंग इंडिकेट लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और इंटरेस्ट। स्लाउचिंग का मतलब नहीं, कई बार लोग बैठे रहते हैं ऐसे कमर ढीली करके ऐसे बैठे रहते हैं, ठीक है। तो तुम्हें लगता है कि अरे वो इंसान पर्टिकुलर इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है, तो इसे स्लाउचिंग कहते हैं। मेंटेन अ बैलेंस एंड नेचुरल पोस्चर, ठीक है। जो नेचुरल पोस्चर होता है बैलेंस वैसा बना के रखना चाहिए, ठीक है। गेस्चर्स की बात करें तो हैंड एंड आर्म मूवमेंट सपोर्ट कम्युनिकेशन। नेचुरल गेस्चर मेक स्पीच मोर इफेक्टिव। अवॉइड एक्सेसिव पॉइंटिंग और फिजिटिंग, ठीक है। यहाँ पर फिजिटिंग का मतलब होता है हड़बड़ी, ठीक है। जैसे कई बार नहीं लोग हड़बड़ी वगैरह करने लगते हैं तो फिजिटिंग हो गया, ठीक है। अपने हाथ पाँव इधर उधर बार बार फेंकने लगते हैं, ठीक है। ओपन पाम्स इंडिकेट ओपननेस एंड फ्रेंडलीनेस। कई बार होता है ना, अगर हाथ आपके खुले हैं, ठीक है, ऐसे मतलब ओपन है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप ओपनलीनेस दिखा रहे हैं, फ्रेंडली हैं, ठीक है। बट वही कुछ लोग होते हैं कि क्या करते हैं, हैंड्स जो होते हैं ऐसे क्रॉस करके रखते हैं ऐसे। इसका मतलब ये डिफेंसिव पोजीशन में आ गए हैं। इसका मतलब वो लोग क्या कर रहे हैं, अपने आप को नर्वस फील कर रहे हैं, ठीक है, वो डिफेंसिवनेस दिखा रहे हैं, ठीक है। प्रोक्सिमिटी, प्रोक्सिमिटी मतलब होता है पर्सनल स्पेस, ठीक है। देखो हर इंसान की एक पर्सनल स्पेस होती है, आप उसके पास कितना पास तक जा सकते हो, ठीक है, कितने मीटर रह सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई दूर से बात कर रहा है आपसे, ठीक है, कोई बहुत पास है आपके, ठीक है, तो ये पर्सनल स्पेस होता है। जैसे कोई अपने फ्रेंड वगैरह हो गए, ठीक है, तो वो थोड़ा आपसे दूरी मेंटेन रखेंगे, ठीक है। और जो फैमिली मेंबर्स हैं वो थोड़ा पास रहते हैं। ऐसे ही क्या होता है, अलग अलग पर्सनल स्पेसेस होते हैं, उनके अलग अलग टाइप होते हैं, बट वो फिलहाल अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पे देखते हैं। प्रॉक्सिमिटी क्या होता है, पर्सनल स्पेस को बोलते हैं। मेंटेन अ कंफर्टेबल डिस्टेंस फ्रॉम अदर्स, ठीक है। रिस्पेक्ट पर्सनल स्पेस इन प्रोफेशनल सेटिंग। स्टैंडिंग टू क्लोज कैन मेक पीपल अनकंफर्टेबल। बहुत किसी के पास चल जाओ तो कई बार इंसान अनकंफर्टेबल फील करता है, और बहुत दूर भी रहो तो भी, ठीक है। एडजस्ट डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एंड कल्चर, ठीक है। टच की बात करें तो हैंड शेक इज द मोस्ट कॉमन प्रोफेशनल टच, ठीक है। अ गुड हैंड शेक शुड बी फर्म एंड कॉन्फिडेंट होना चाहिए। अवॉइड अननेसेसरी फिजिकल कॉन्टेक्ट, ठीक है। टच शुड ऑलवेज बी अप्रोप्रिएट एंड रिस्पेक्टफुल होना चाहिए टच, ठीक है। अपीयरेंस की बात करें यहाँ पे तो ग्रूमिंग एंड ड्रेस क्रिएट नॉन वर्बल इंप्रेशन, ठीक है। बढ़िया कपड़े वपड़े पहन के एकदम चमक दमक रहे हो, बढ़िया, ठीक है। नीट अपीयरेंस शो प्रोफेशनलिज्म एंड कॉन्फिडेंस, ठीक है। अच्छे ठीक ठाक कपड़े पहनो, बढ़िया साफ सुथरे हैं, नीट। प्रॉपर अटायर रिफ्लेक्ट रिस्पेक्ट टू अदर्स, ठीक है। पैरा लैंग्वेज क्या होती है, वॉइस क्यूज, ठीक है, वॉइस से रिलेटेड पैरा लैंग्वेज, ठीक है। इंक्लूड करता है टोन, पिच या वॉल्यूम या स्पीकिंग स्पीड, ठीक है।
इंसान के जो बोलने की जो वो है ना, टोन क्या है, पोलाइट टोन में बोल रहा है कि गुस्से में बोल रहा है, पिच क्या है, भारी बोल रहा है कि पतले में बोल रहा है, ठीक है, वॉल्यूम क्या है, तेज बोल रहा है कम बोल रहा है, जो भी है, ठीक है, स्पीकिंग की स्पीड क्या है उसकी, ये सब आता है पैरा लैंग्वेज में। क्लियर स्टेडी वॉइस इम्प्रूव कम्युनिकेशन, मोनोटोनस वॉइस में साउंड बोरिंग, ठीक है, एक ही आवाज में बार बार बोल रहे हो ना तो वो भी क्या हो जाएगा, काफी ज्यादा बोरिंग लगने लगेगा। जैसे आप किसी से बोल रहे हो हल्की आवाज में, अब कोई एक्साइटिंग बात आ रही है फिर भी हल्की आवाज में, कोई बोरिंग बात आ रही है हल्की आवाज में, तो मतलब क्या होगा वहां पे, बोरिंग इंसान कहेगा पागल की तरह बात कर रहे हो, ठीक है, तो वहां पे बोरिंग होने लग जाएगा। वेरी लाउड और हाई पिच वॉइस में सेम एग्रेसिव, अब कोई बात बोल रहा है अब एकदम चिल्लाने लग जाओ तो दूसरा लगेगा लड़ाई करने जा रहा है क्या, मतलब वो अजीब ही लगेगा, ठीक है। फोकस ऑन हाउ यू स्पीक, नॉट ओनली व्हाट यू स्पीक, ये भी फोकस करो कि आप बात कैसे कर रहे हो, ये नहीं कि खाली क्या बातें कर रहे हो क्या नहीं। अब देखो मैंने लिख दिया बॉडी, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज या फिर नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज के ऊपर अगर आ जाए तो आपको देखो बॉडी लैंग्वेज के बारे में पता चल गया ना, तो एग्जाम में आप अपने अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। या पर्टिकुलर सिचुएशन है बॉडी लैंग्वेज कर रखी है तो उसमें क्या फीलिंग आ रही है क्या आ रहा है, या आप अपने हिसाब से बना के लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अब हर पोजिशन हर चीज़ पे करने लग जाएंगे तो एग्जाम में इतना टाइम नहीं है हमारे पास, ठीक है, तो आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से कर लो। यहाँ पे मैंने वैसे एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे पिछली बार क्वेश्चन में जो आए थे उसका मैंने एक बना रखा है इमेज, देखो, ठीक है। बॉडी गेस्चर दे रखे हैं एंड व्हाट दे इंडिकेट, उसका मतलब क्या होता है समझना आता है। सिटिंग विथ हैंड्स, ठीक है, क्लेप्ट बिहाइंड द हेड एंड क्रॉसिंग द लेग, ये जो हाँ, हाँ, ये जो पोजीशन होती है इसमें क्या होता है, इंसान मतलब कॉन्फिडेंस लगता है, सेल्फ अश्योर्ड लगता है। फीलिंग की बात करो तो रिलैक्स और कंफर्टेबल लगता है। सेंस ऑफ सुपेरियरिटी की बात करें, अथॉरिटी की बात करें, ठीक है, तो उसमें फील आता है कि सुपीरियर है, अथॉरिटी है, उसके पास कोई मतलब पावर वाला है। मैं ऑल्सो इंडिकेट सेटिस्फेक्शन विद द सिचुएशन, ठीक है, यानी उसको सिचुएशन के हिसाब से ठीक लग रहा है। फिर अगला है ओपन पाम, हाथ खुले, तो मैंने भी बताया था आपको, ओपननेस और ऑनेस्टी दिखाता है। जो पर्सन हैगा वो विलिंग हैगा यानी चाहता है आपसे बात करना, ठीक है। सिंसियर एंड ट्रस्टवर्दी पर्सन है। फ्रेंडली एंड पॉजिटिव एटीट्यूड है इसका। नो इंटेंशन टू हार्म और डोमिनेट, दूसरों को किसी को मतलब हार्म करने के मतलब इरादे से नहीं है, ठीक है। टिल्टेड हेड है, ऐसे सर झुका हुआ ऐसे रहेगा, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इंटरेस्ट एंड अटेंटिवनेस। क्यूरियोसिटी अबाउट व्हाट इज बीइंग सेड, क्यूरियस है कि अच्छा हाँ, वो क्या चीज है, ठीक है। एंड सिंपैथी एंड अंडरस्टैंडिंग, ट्राइंग टू लिसन एंड अंडरस्टैंड बेटर, उसको और अच्छे से जानना चाह रहे, क्यूरियोसिटी वगैरह दिखा रहा है, टिल्टेड है, ठीक है। फिर आता है स्ट्रोकिंग चेन, है नहीं, चेन के सामने हाथ रख के बार बार से फेरते रहते हैं हाथ को, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब थिंकिंग कर रहा है, एनालाइज कर रहा है, इवेलुएट द सिचुएशन, ट्राइंग टू मेक डिसीजन, डीप इन थॉट, ठीक है, थॉट में एकदम डूबा पड़ा है सोचने में। मैं ऑल्सो सो डाउट और कॉटती, हैंड्स ऑन चीक, गाल पे हाथ रख के बैठा हुआ है, इसका मतलब वो बोर हो रहा है, ठीक है, टायर्ड थका हुआ है, ठीक है, या फिर दिन में सपने देख रहा है, ठीक है। लॉस्ट इन थॉट्स, ख्यालों में डूबा पड़ा है। लिसनिंग विद इंटरेस्ट, यानी समथिंग, किसी चीज को ध्यान से तुम बढ़िया से सुन रहा है, ठीक है, इंटरेस्ट आ रहा है उसको। रिलैक्सन, रिलैक्सेशन, कंफर्ट, मैं ऑल्सो इंडिकेट एडमिरेशन और अफेक्शन भी दिखाता है, ठीक है, यानी एकदम डूबा हुआ किसी ख्यालों में, ठीक है। अदर कॉमन गेस्चर एंड देयर मीनिंग, कुछ और गेस्चर्स मैंने अपनी तरफ से ऐड किए हैं, देखो। क्रॉस आर्म्स मैंने बताया डिफेंसिव पोजीशन होती है, डिसएग्रीमेंट, किसी बात को आप नहीं मानना चाहे उसका मतलब लग रहा है। क्लोज और नेगेटिव एटीट्यूड दिखाते हैं। फर्म हैंड से क्या दिखाता है, अच्छे से आप किसी हाथों मिलाते हो तो कॉन्फिडेंस, प्रोफेशनलिज्म, रिस्पेक्ट एंड सिंसियरिटी दिखाता है। आई कांटेक्ट की बात करें तो कॉन्फिडेंस एंड ऑनेस्टी दिखाता है। इंटरेस्ट एंड अटेंशन दिखाता है और गुड कम्युनिकेशन को दिखाता है, ठीक है। क्लाउचिंग वही मैंने बताया था आपको, ऐसे कमर टेढ़ी करके बैठा हुआ है। लैक ऑफ इंटरेस्ट को दिखाता है। लो कॉन्फिडेंस, टायर्ड एंड बोर्डम को दिखाता है, ठीक है। वीडियो एंड होने वाली है, बस थोड़ा बहुत टॉपिक और बचे, ठीक है। डिजाइन ऑफ सर्वे क्वेश्चनर, यानी जो हमने क्वेश्चनर के बारे में पढ़ा था उसके अलग अलग डिजाइन होते हैं, ठीक है, तो कैसे कैसे होते हैं उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। पहला तो देखो, क्वेश्चनर बनाने से पहले डिफाइन करो अपने ऑब्जेक्टिव को, ठीक है, क्लियर होना चाहिए।
अब पर्पस पता होना चाहिए किस लिए क्वेश्चनर बना रहे हैं, ठीक है। नो व्हाट इन्फॉर्मेशन इज नीडेड एंड व्हाई, पता होना चाहिए कौन सी इन्फॉर्मेशन हम देने जा रहे हैं और किस लिए, ठीक है। आइडेंटिफाई करना है टारगेट रिस्पॉन्डेंट, यानी जिनसे हमें क्वेश्चन पूछना है, आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन लोग हैं, ठीक है, किनसे पूछना है, ठीक है। चूज द टाइप ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन के टाइप क्या होना चाहिए, मैंने टाइप पढ़े थे ना। ओपन एंडेड क्वेश्चन होंगे कि डिटेल्ड आंसर वाले, मतलब ओपन एंडेड होंगे तो डिटेल वाले ही होंगे, ठीक है। कि क्लोज क्वेश्चन होंगे जिसमें स्पेसिफिक या इजी एनालिसिस वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ड्राफ्ट द क्वेश्चन, क्वेश्चन का ड्राफ्ट बनाएंगे, सिंपल होना चाहिए, लोग इजीली समझ पाए क्वेश्चन के बारे में। आस्क द क्वेश्चन एट द टाइम, उस टाइम पे क्वेश्चन आप पूछो, ठीक है। अवॉइड जार्गन एंड कॉम्प्लेक्स वर्ड, जार्गन मतलब कोई ऐसे वर्ड्स मत यूज करो इसका मतलब ही कुछ अलग समझने लग जाए लोग, ठीक है, उनका मीनिंग समझना है, ठीक है। इसको टेक्निकल जार्गन बोलते हैं, यानी कोई ऐसे टेक्निकल वर्ड यूज ना करो जिससे वो समझ ना पाए। ऑर्गेनाइज द सीक्वेंस, जो सीक्वेंस वगैरह होता है उसको ऑर्गेनाइज करो, ठीक है, सही तरीके से कि पहले क्या पूछना है फिर क्या पूछना है, तो सीक्वेंस ऑर्गेनाइज होना चाहिए। चूज द रिस्पॉन्स फॉर्मेट, ठीक है, यानी रिस्पॉन्स का फॉर्मेट क्या होता है उसे चूज करो। यूज द अप्रोप्रिएट स्केल्स वगैरह यूज करो, जैसे यस या नो, लाइक या डिसलाइक क्या होगा, रेटिंग वगैरह वाला यूज करना है। तो अलग अलग स्केल्स होते हैं, ठीक है। लिंक कार्ड स्केल, वैसे देखो थोड़ा अलग डीप में जाना पड़ेगा, अलग अलग रिस्पॉन्स के अलग अलग टाइप के मतलब होते हैं। जैसे रैंकिंग वाले सिस्टम में रैंक पूछा जाता है कि रैंक 1 स्टार, 2, 2 स्टार, 3 स्टार, ठीक है। ऐसे अलग अलग टाइप के स्केल्स होते हैं। प्रोवाइड क्लियर ऑप्शन, ठीक है, इसमें ऑप्शन वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं। इंक्लूड अदर, प्लीज स्पेसिफाई व्हेन नीडेड, यानी कुछ और भी अगर ऐड करना हो तो आप स्पेसिफाई करो, बताओ, ठीक है। कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, शॉर्ट होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, ठीक है। ओनली नेसेसरी चीजें होनी चाहिए जो जरूरत है उसकी, ठीक है। एंश्योर क्लैरिटी एंड न्यूट्रलिटी, क्लैरिटी वगैरह होनी चाहिए टॉपिक की, ठीक है। और न्यूट्रल होना चाहिए, यानी कि उसमें कोई ऐसा नहीं लगना चाहिए कि पर्टिकुलर भेदभाव वगैरह टाइप की फीलिंग आ रही है, नहीं, ठीक है। अवॉइड लीडिंग सजेस्टिव डबल बेड क्वेश्चन, ठीक है, यानी ऐसे ऐसे क्वेश्चन मत पूछो जिनका मीनिंग कुछ अलग अलग तरीके से जा रहा हो, ठीक है। किसी को हार्ड वगैरह कर रहा हो ऐसा टाइप के क्वेश्चन ना पूछना, ठीक है। प्री टेस्ट द क्वेश्चनर, क्वेश्चनर को फिर से एक बार टेस्ट करो, ठीक है। टेस्ट द क्वेश्चनर ऑन अ स्मॉल ग्रुप, ठीक है। चेक द एम्बिजिटी एंड लेंथ ऑफ द फ्लो, पहले उसको प्री टेस्ट करो, यानी जब आप रियल में चेक करने जा रहे हो ना पहले कि आपको जिस ऑडियंस से पूछना है उससे पहले छोटे किसी ग्रुप से पूछो, उनका रिस्पॉन्स क्या आता है, फिर उस हिसाब से आप चेक करो, अगर सही रहा तो फिर बड़े ग्रुप से जिससे आपको पूछना हो पूछ सकते हैं। फाइनलाइज एंड प्रिपेयर द क्वेश्चनर, फिर लास्ट में आप सब कुछ आपने प्री टेस्ट वगैरह कर लिया, अब क्या करना है, आपको फाइनली क्वेश्चनर को प्रिपेयर करना है, इसका फाइनल वर्जन को। लेआउट उसका नीट वगैरह होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ठीक। बेनिफिट्स की इसकी बात करें तो देखो, प्रोवाइड करता है एक्यूरेट एंड रिलीवेबल डाटा, टाइम करता है सेव और कॉस्ट को भी सेव करता है, इम्प्रूव करता है रिस्पॉन्स रेट को, और हेल्प करता है बेटर डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन जो होता है, ठीक है, a good questionnaire is the foundation of the good data and successful research, ठीक है। फिर अगला है हमारा मेथड्स ऑफ राइटिंग, यानी राइटिंग के मेथड्स वगैरह क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो पहला होता है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव, एक मिनट, हाँ, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, थोड़ा पोजिशनिंग कर देते हैं। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग क्या होता है, इट डिस्क्राइब द पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्टिव, एक्सपीरियंस और सिचुएशन, यानी किसी चीज को डिस्क्राइब करता है पर्टिकुलर चीज को, ठीक है। फीचर्स की बात करें तो यूज करता है सेंसरी डिटेल्स वगैरह, ठीक है। क्रिएट अ पिक्चर, क्लियर पिक्चर इन द रीडर्स माइंड, या रीडर के माइंड में क्लियर पिक्चर आ जाती है इस चीज के बारे में। रिटर्न इन ऑर्गेनाइज वे, इसको एक ऑर्गेनाइज वे में लिखा जाता है। एग्जाम्पल के लिए माई क्लासरूम के बारे में लिख रहे हो अपना, पूरा डिटेल में अपने क्लासरूम के बारे में बताओगे ना, ठीक है, डिस्क्राइब करोगे अच्छे से कि क्या है वहाँ पे, मतलब इमेज बनेगी एक वहाँ पे, ठीक है, उस चीज की। फिर आता है एक्सपोजिटरी राइटिंग, ठीक है, इसमें क्या होता है, एक्सप्लेन करता है और इन्फॉर्म करता है अबाउट द टॉपिक इन ए क्लियर एंड लॉजिकल वे, ठीक है। और इसको टॉपिक को क्या किया जाता है, इसमें क्लियर और लॉजिकल वे में क्या किया जाता है, कन्वे किया जाता है, ठीक है, एक्सप्लेन किया जाता है। प्रोवाइड फैक्ट एंड इन्फॉर्मेशन, फैक्ट और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, ठीक है। यूज
यूजेस एग्जांपल्स, फैक्ट्स और स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, इन सब चीज़ों को यूज करता है। स्टैटिस्टिक्स, ऐसे रिपोर्ट, आर्टिकल, एक्सप्लेनेशन, ये सब इसके टाइपिंग है, ठीक है, एक्सपोजिटरी राइटिंग के। एकेडमिक राइटिंग की बात करें, इट इज अ फॉर्मल राइटिंग यूज फॉर एकेडमिक एंड रिसर्च पर्पस। फॉर्मल टोन एंड स्टाइल होता है इसमें, बेस्ड ऑन फैक्ट, एविडेंस, रिसर्च, प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, साइटेशन होती है, जैसे रिसर्च पेपर वगैरह में होता है, थीसिस, टर्म पेपर, ये होता है एकेडमिक और राइटिंग, ठीक है। फिर आता है अगला टेक्निकल राइटिंग, इट गिव्स इंस्ट्रक्शन, प्रोसीजर, इंफॉर्मेशन इन अ सिंपल एंड प्रिसाइज वे, ठीक है, इसमें इंस्ट्रक्शन वगैरह होती हैं, क्लियर होता है, कंसाइज होता है, प्रैक्टिकल होता है। यूज होती है इसमें हेडिंग, न्यूमेरल्स यानी नंबर्स वगैरह, बुलेट्स यूज होते हैं यानी बुलेट पॉइंट्स वगैरह, ठीक है। फोकस ऑन एक्यूरेसी एंड डिटेल, जैसे यूजर मैनुअल वगैरह हो गया, इंस्ट्रक्शन गाइड वगैरह हो गई, ठीक है। सातवां है क्रिएटिव राइटिंग, इट एक्सप्रेसेस इमेजिनेशन एंड ओरिजिनल आइडिया इन एन आर्टिस्टिक वे। इसमें क्या होता है, ओरिजिनल एंड इमेजिनेटिव, ये क्या होता है, ओरिजिनल होता है, इमेजिनेटिव होता है। यूज ऑफ फिगर लैंग्वेज, फिगरेटिव लैंग्वेज वगैरह यूज होते हैं, ठीक है। लैंग्वेज, लैंग्वेज एंगेजेस इमोशन एंड क्रिएटिविटी, ठीक है, क्रिएटिविटी वगैरह होती है, इमोशन वगैरह होता है इसमें, जैसे पोएम वगैरह, नॉवेल्स वगैरह हो गया, ठीक है, कोई प्ले या ड्रामा वगैरह हो गया, ये क्रिएटिव होते हैं थोड़ा, ठीक है। परसुएसिव राइटिंग क्या होता है, इसमें कन्विंस किया जाता है रीडर को टू एक्सेप्ट द पर्टिकुलर ओपिनियन और टेक एक्शन, ठीक है, यानी पर्टिकुलर किस चीज के लिए कन्विंस किया जाता है कि उसको ये काम करना चाहिए, उसकी तरफ उसका ध्यान आकर्षित करता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट एंड रीजन दिखाता है इसमें, इमोशन एंड लॉजिकल अपील दिखाता है, ठीक है, कंक्लूड करता है विद कॉल टू एक्शन, एक्शन के लिए कॉल करता है, जैसे एडवर्टाइजमेंट वगैरह हो गया, आपने एडवर्टाइजमेंट देखा, ठीक है, अब आपका मन करेगा उस चीज को खरीदना, जैसे शूज वगैरह हो गए, ठीक है, ऐसे कुछ भी हो सकता है। लेटर टू एडिटर वगैरह हो गया, ठीक है, जैसे लेटर टू एडिटर नहीं, न्यूज़पेपर वालों को देते हैं कि कोई सिचुएशन है, इसका कुछ प्रॉब्लम वगैरह है, उसका हम लिख के देते हैं तो उस पर एक्शन लेते हैं, ऐसा टाइप का। नरेटिव राइटिंग क्या होता है, इट टेल्स द स्टोरी और नरेट द इवेंट इन सीक्वेंस। इसकी एक बिगिनिंग होती है, मिडिल होता है, एंड होता है, स्टार्टिंग में क्या हुआ, बीच में क्या हुआ, लास्ट में क्या होता है। इन्वॉल्व कैरेक्टर एंड इवेंट्स होते हैं, अलग अलग कैरेक्टर होते हैं, जैसे कोई हीरो होगा, कोई विलन होगा, कुछ भी होगा, ठीक है। एंगेज द रीडर, रीडर एंगेज रहता है इसमें। शॉर्ट स्टोरी वगैरह हो गई, किसी को ऑटोबायोग्राफी किसी के बारे में मतलब बता दिया, ठीक है। ऑटोबायोग्राफी मतलब होता है सेल्फ, मतलब अपने बारे में लिखना, ठीक है। अ, ठीक। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर हमारा हो गया कंप्लीट। दोस्तों देखो क्या हो रहा है कि वीडियो सब लोग देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर डेली 1000 2000 बच्चे वीडियोस देख रहे हैं, पर यहाँ सब्सक्राइबर बस कुछ भी नहीं है मेरे, ठीक है। तो कोशिश करो कि वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि क्या हो, मोटिवेशन वगैरह मिले, तभी तो आगे की वीडियो अच्छे से बना पाएंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।